हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फार्मेसी क्लासेस बाय आरती मैम, जहां पर आपको मिलेंगे बी फार्मा और डी फार्मा के सारे सब्जेक्ट के लेक्चर्स इजी पॉइंट वाइज जैसे आपको लिखने होते हैं एग्ज़ाम में। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है यूनिट 3 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करा रहे थे हम उसका सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट के अंदर वो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, पर क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारे पास सिर्फ एक ही पेपर है तो इतना ज़्यादा आइडिया लग नहीं सकता कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और कौन सी नहीं है। जैसे यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं वो ये प्रोटेक्टिव एजेंट आ चुका है, ब्लीचिंग एजेंट आ चुका है, एंटीऑक्सीडेंट आ चुका है और उसके अलावा अगर यहाँ पर देखें तो स्वीटनर एक बार आ चुका है। तो ये जो चारों चीज़ें हैं इनके ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाए हुए हैं जो मैंने डाला हुआ है यूनिट 3 का फर्स्ट पार्ट, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं अगर देखना चाहें तो। आज जो हमने इंक्लूड किए हैं जो टॉपिक्स वो इनके अलावा सारे के सारे टॉपिक हैं। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप एक टॉपिक याद करोगे और एक टॉपिक याद करके आप 2 से 3 टॉपिक्स के अंदर सेम मैटर लिख सकते हो। जैसे अगर बात करें यहाँ पर कलर्स और परफ्यूम्स की, तो ये देखो यहाँ पर भी है कलर्स परफ्यूम्स और यहाँ पर भी हैं कलरेंट्स एंड परफ्यूम्स। तो ये वाला कलर और ये वाला जो परफ्यूम है वो हैं जो कॉस्मेटिक में यूज़ होंगे और ये वाले कलर और परफ्यूम्स वो हैं जो हर्बल एक्सीपिएंट में यूज़ होंगे। पर प्लांट तो सेम ही होंगे ना जिससे ऑब्टेन होंगे, और तुम्हें प्लांट के बारे में ही तो लिखना है। तो यहाँ पर तुम कोई भी आए, किसी के अंडर भी आए, हर्बल कॉस्मेटिक के अंदर आए या हर्बल एक्सीपिएंट के अंदर आए, तुम्हें तो प्लांट लिखने हैं ना, तो प्लांट तो सेम ही होंगे। या फिर अलग अगर हम और भी टॉपिक्स के बारे में बात करें तो जैसे यहाँ पर ये है बाइंडर्स, विस्कोसिटी बिल्डर और डिसइंटीग्रेंट। ये तीनों टॉपिक जो हैं उनके अंदर सेम ही प्लांट यूज़ होते हैं। एक सेम प्लांट होगा, वो बाइंडर की तरह भी काम करेगा, विस्कोसिटी बिल्डर की तरह काम भी करेगा और डिसइंटीग्रेंट की तरह भी काम करेगा। तो यहाँ पर मैंने 6 प्लांट इंक्लूड करे गए हैं, वो आप 6 प्लांट याद कर लो। टॉपिक कोई भी आए, चाहे बाइंडर आए, चाहे विस्कोसिटी बिल्डर आए, चाहे डिसइंटीग्रेंट आए, वो सेम 6 प्लांट आपको हर एक टॉपिक में लिख देने हैं। चाहे इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट बात करें तो जैसे ये फिक्स्ड ऑयल है, वैक्सेस है एंड गम्स है। ये वाले तीनों टॉपिक ना बहुत ज़्यादा इजी हैं, आप एक बार याद करोगे यूं ही आसानी से हो जाएंगे। और अगर यहाँ पर देखें तो ये गम्स हैं और यहाँ पर सेकंड में दे रखा है बाइंडर। तो जो गम्स या बाइंडर होते हैं वो सेम ही होते हैं, गम्स ही तो यूज़ होते हैं बाइंडर की तरह, गम्स ही तो बाइंड करेंगे ना। ये यहाँ पे हमें बाइंडर्स लिखने हैं जिनको हम टैबलेट के अंदर एज अ बाइंडिंग एजेंट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर चाहे गम्स हो चाहे बाइंडर हो, बात तो एक ही है ना। तो ये वाला टॉपिक भी सेम ही है, तो आप गम्स याद करोगे वही सेम प्लांट बाइंडर्स में रख सकते हो, और अगर आप बाइंडर्स याद कर रहे हो तो वही सेम आप गम्स के अंदर रख सकते हो। तो ये भी याद कर लेना। उसके बाद में ये जो वैक्स और फिक्स्ड ऑयल हैं ये आप जानते ही हो किस किस से हमें ऑब्टेन होते हैं। जैसे फिक्स्ड ऑयल कौन से होते हैं, फिक्स्ड ऑयल वो होते हैं जो फिक्स्ड रहते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पे इवेपोरेट नहीं होते। जैसे कि हमारे घर में भी होते ही हैं ऑयल्स, मस्टर्ड ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, कैस्टर ऑयल हो गया, ये हमारे घर में भी तो होते ही हैं और ये इवेपोरेट थोड़ी होते हैं अगर इनको खुला छोड़ दो तो यही सारे के सारे फिक्स्ड ऑयल होते हैं, हमें उन्हीं के बारे में लिखना है। अगर हम यहाँ पे इधर वैक्स की बात करें तो जितने भी प्लांट के बाद में वैक्स आता है एटलीस्ट वो तो तुम याद रख ही सकते हो ना। जैसे बीज वैक्स हो गया, कॉर्नोबा वैक्स हो गया, पैराफिन वैक्स हो गया, तो उनके तो नाम के बाद में ही वैक्स है, तो तुम्हें यहाँ पर भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर भी आप ये चीज़ें याद तो करोगे पर आपको इतना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर यहाँ से एक क्वेश्चन भी आ गया 10 मार्क्स के अंदर या 7 मार्क्स के अंदर तो आपके 7 मार्क्स तो बन जाएंगे। और यहाँ पर अगर बात करें कन्वेंशनल हर्बल फॉर्मुलेशन की तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें से जो सिरप है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आया नहीं था हालांकि पिछली बार, पर इम्पॉर्टेंट है ये। इसके बाद में यहाँ इधर टैबलेट भी ठीक है, ये भी आ सकता है, मिक्सचर तो नहीं आएगा। और अगर मिक्सचर आ भी जाए तो तुम अपने आप भी लिख ही सकते हो। मिक्सचर का मतलब क्या होता है, 4 प्लांट के पाउडर हैं, उनके 4 तुम्हारे पास ये पाउडर हैं, इनको तुम्हें क्या करना है, सबको मिक्स ही तो करना है। अब बस मिक्स करने का तुम्हें ऑर्डर पता होना चाहिए। तो जब भी हम मिक्स करेंगे ना, हम सबसे पहले वो क्वांटिटी लेते हैं जो सबसे ज़्यादा है, और उसके बाद में फिर उससे कम जो है उसको ऐड करेंगे, फिर उससे कम है उसको ऐड करेंगे, फिर उससे कम है उसको ऐड करेंगे। जैसे सपोज़ करो त्रिफला चूर्ण बनाना है, तो जो त्रिफला चूर्ण होता है
उसके अंदर 3 प्लांट होते हैं ना, आंवला होता है, हल्दी होता है और बहेड़ा होता है। तो सपोज करो जो त्रिफला चूर्ण है उसमें आंवला का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा होता है, फिर हल्दी का होता है और फिर बहेड़ा का होता है। तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले आंवला का ही पाउडर लेना है, उसको एक वेसल में रख देना है। उसके बाद में उसमें हल्दी ऐड करोगे और इनको अच्छे से मिला दोगे फिर ब्लेंडर के थ्रू। उसके बाद में बहेड़ा लोगे, इसको डालोगे और इसको अच्छे से मिला दोगे। बस ये ऑर्डर एक हमें याद रखना है कि सबसे पहले सबसे ज़्यादा अमाउंट वाला लेंगे, उसके बाद में उससे कम वाला ऐड करेंगे और उसके बाद में उसके कम वाला ऐड करेंगे। बस हमें ये चीज़ याद रखनी है। तो मिक्सचर में कुछ नहीं है, ये तुम अपने आप भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे इंक्लूड भी नहीं किया हुआ है। उसके बाद टैबलेट है, इसमें टैबलेट थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो सिरप ही है। और ये फाइटोसोम वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने ये भी इंक्लूड किया हुआ है। अब सबसे पहले पढ़ते हैं कि फिक्स्ड ऑयल जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो फिक्स्ड ऑयल, जैसे कि मैं बता रही थी कि जो फिक्स्ड ऑयल होते हैं वो फिक्स्ड रहते हैं रूम टेम्परेचर पे और इवेपोरेट नहीं होते हैं। और फिक्स्ड ऑयल जो होते हैं वो हमें प्लांट और एनिमल दोनों ही सोर्स से ऑब्टेन हो सकते हैं। जो फिक्स्ड ऑयल होते हैं उनको हम फिक्स्ड ऑयल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इवेपोरेट नहीं होते हैं रूम टेम्परेचर पे। और जो इवेपोरेट हो जाते हैं रूम टेम्परेचर पे उनको क्या बोलते हैं, उनको वॉलेटाइल ऑयल बोलते हैं। पर ये फिक्स्ड ऑयल है ना, फिक्स्ड ऑयल मतलब ये फिक्स रहते हैं, इवेपोरेट नहीं होते हैं, उड़ते नहीं हैं। जैसे पेट्रोल होता है ना, अगर उसको खुला छोड़ दोगे तो वो उड़ जाएगा, बचेगा ही नहीं तुम्हारे कंटेनर में, तो वो क्या हो गया, वॉलेटाइल ऑयल हो गया। और फिक्स्ड ऑयल क्या होते हैं, जो फिक्स्ड रहते हैं। जैसे सरसों का जो तेल होता है या मस्टर्ड ऑयल जो होता है, उसको किचन में तुम खुला छोड़ दो, 10 दिन के लिए छोड़ दो, 20 दिन के लिए छोड़ दो, वो थोड़े ना उड़ेगा, तो वो क्या होता है, वो होता है फिक्स्ड ऑयल। फिक्स्ड ऑयल जो होते हैं ये एस्टर होते हैं हायर फैटी एसिड के, जैसे ओलेइक एसिड, पामेटिक एसिड एंड स्टीयरिक एसिड। अब ना यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ये जो 3 चीज़ें हैं, ओलेइक एसिड, पामेटिक एसिड, स्टीयरिक एसिड, लिनोलाइक एसिड, ये जो फैटी एसिड्स हैं इनके 4-5 के भी तुम नाम याद रख लो अच्छे से। उसके बाद में जो प्लांट्स आते हैं ना उनके अंदर यही तो सारे के सारे फैटी एसिड होंगे, क्योंकि हमें कौन से वाले प्लांट लिखने हैं, जिनके अंदर फिक्स्ड ऑयल होते हैं। और फिक्स्ड ऑयल के अंदर क्या होता है, ये सारी चीज़ें, तो हमें प्लांट के अंदर यही वाले केमिकल लिखने हैं। इसके बाद में जो फिक्स्ड ऑयल होते हैं, अगर उनके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कोकोनट ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, आर्गन ऑयल हो गया एंड जोजोबा ऑयल हो गया। नेक्स्ट पढ़ेंगे आइडियल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो ये यहाँ पे वही आइडियल प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैंने अपने फर्स्ट जो पार्ट है यूनिट 3 का उसमें भी इंक्लूड करी गई हैं, और मैंने वहाँ भी समझाया है कि ये आपको 6-7 आइडियल प्रॉपर्टीज़ याद कर लेनी है। जो भी टॉपिक आए आपको यही 6-7 ही लिखनी है, क्योंकि आइडियल प्रॉपर्टीज़ तो सेम ही रहेंगे ना, वो थोड़े ना चेंज हो जाएंगे। फर्स्ट आइडियल प्रॉपर्टीज़ है कि ये इफेक्टिव होने चाहिए लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे, मतलब हमें ज़्यादा नहीं इंक्लूड करना पड़े, कम ही इंक्लूड करें, उसी से ही काम चल जाए। सेकंड है ये नॉन ग्रीसी होने चाहिए, मतलब जब भी हम इनको स्किन पे अप्लाई करें, क्योंकि हम इसको कॉस्मेटिक में यूज़ कर रहे हैं ना, तो अगर हम इसको स्किन के ऊपर अप्लाई करें तो ये ग्रीसी नहीं होने चाहिए, चिपचिपे नहीं होने चाहिए, फिर तो अच्छे नहीं लगेंगे ना। फिर ये नेक्स्ट है कि ये इंटरेक्ट नहीं करने चाहिए जो अदर इंग्रेडिएंट होते हैं कॉस्मेटिक प्रिपरेशन के। जैसे सपोज़ करो कि आपने एक एलोवेरा का क्रीम लिया है, तो एलोवेरा के क्रीम में एलोवेरा का एक्सट्रैक्ट भी तो होगा। अगर ये फिक्स्ड ऑयल उसके साथ में अगर इंटरेक्शन शो करेगा, उसकी कॉन्सेंट्रेशन को कम कर देगा या उसको डिग्रेड कर देगा, तो एलोवेरा तो बचेगा ही नहीं ना उसमें। तो इसीलिए ये इंटरेक्ट नहीं करना चाहिए जो भी अदर इंग्रेडिएंट होते हैं कॉस्मेटिक प्रिपरेशन के उनके साथ। नेक्स्ट है कि ये कलरलेस होने चाहिए, ओडरलेस होने चाहिए और टेस्टलेस होने चाहिए, क्योंकि हम इनको सिर्फ किस पर्पज़ से यूज़ कर रहे हैं, ऑयल के पर्पज़ से यूज़ कर रहे हैं। इमल्शन विमल्शन जो बना रहे हैं कॉस्मेटिक के लिए उसके लिए यूज़ कर रहे हैं, हम तो इसको कलर, ओडर या टेस्ट के लिए यूज़ ही नहीं कर रहे ना। तो ये तीनों चीज़ें इसमें ना हो तो अच्छा है। नेक्स्ट देखेंगे इकोनॉमिकल होना चाहिए, मतलब कम पैसे में आ जाना चाहिए। और नेक्स्ट है कि ये नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। नेक्स्ट है कि ये स्टेबल होने चाहिए, लार्ज रेंज ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी। क्योंकि नेक्स्ट पढ़ेंगे फिक्स्ड ऑयल के एग्जांपल। तो जैसे मैं बता रही थी जो आप घर में यूज़ करते हैं या मोस्टली जिनके नाम हमें पता होते हैं, मैंने कोशिश करी है कि मैं वही ही इंक्लूड करूं ताकि आपको ईजी रहे याद करने के लिए। तो फर्स्ट है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल सबको पता है नारियल का तेल होता है। सनफ्लावर ऑयल ये सूरजमुखी का तेल हो गया। ऑलिव ऑयल
नेक्स्ट है आंवला ऑयल, नेक्स्ट है आलमंड ऑयल और नेक्स्ट है मस्टर्ड ऑयल। तो इन सभी ऑयल के नाम आपको ऑलरेडी पता होंगे और इनके बारे में थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज़ भी आपको पता होंगी। अगर आप यहाँ पर सोर्स याद कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा इम्प्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर जो आपकी कॉपी चेक करने वाला है एग्ज़ाम में। पर अगर आपको सोर्स नहीं याद होते हैं तो मैं बोलूँगी एटलीस्ट आप ये जो ऑयल के नाम हैं इनको तो याद कर ही लीजिए। अगर सोर्सेज याद होते हैं तो ठीक है, नहीं याद होते हैं तो टेंशन नहीं लेनी है। नेक्स्ट देखेंगे डिस्क्रिप्शन। तो कोकोनट ऑयल जो होता है इसके अंदर ग्लिसराइड होते हैं लोअर चेन फैटी एसिड के। ये सॉलिड और लिक्विड दोनों तरह के स्किन मॉइस्चराइज़र और स्किन सॉफ्टनर्स के अंदर यूज़ होता है। जो सनफ्लावर ऑयल है इसमें लेसिथिन होता है, टोकोफेरॉल होता है, टोकोफेरॉल मतलब विटामिन ए, इसमें कैरोटिनॉइड होते हैं और वैक्स होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे तो ये रिस्टोर करता है स्किन का मॉइस्चर, मतलब ये भी मॉइस्चराइज़र की तरह यूज़ होता है। ये सन प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करता है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं सनफ्लावर मतलब सन प्रोटेक्शन, सनफ्लावर सन प्रोटेक्शन, ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि ये मेकअप रिमूवल के लिए बहुत अच्छा होता है और ये एंटी एजिंग भी होता है। जितने भी सन प्रोटेक्टिंग एजेंट होते हैं वो सारे के सारे एंटी एजिंग तो होते ही हैं। तो सनफ्लावर मतलब सन प्रोटेक्शन और सन प्रोटेक्शन मतलब एंटी एजिंग, यहाँ पे आप एंटी रिंकल भी लिख सकते हो। नेक्स्ट देखेंगे ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल जो होता है इसमें सबसे ज़्यादा ओलेइक एसिड होता है, सबसे ज़्यादा। ये चीज़ आपको थोड़ा याद रखने वाली है। अब देखो ओ से ही ऑलिव ऑयल है और ओ से ही ओलेइक एसिड है, तो आपको याद रहेगा। OL OL ही आ रहा है ना दोनों में स्टार्टिंग में, तो आपको याद भी रहेगा, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। ऑलिव ऑयल मतलब ओलेइक एसिड, तो इसमें सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता है ओलेइक एसिड का और इसमें थोड़ा सा अमाउंट पामिटिक एसिड का और लिनोलेइक एसिड का भी होता है। ऑलिव ऑयल जो होता है ये बहुत अच्छा होता है हेयर के लिए। आपको ना यहाँ पे हेयर के लिए 2 ऑयल याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एक ऑलिव ऑयल और सेकंड मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि हेयर्स के लिए सबसे ज़्यादा अच्छे यही होते हैं। ये जो ऑलिव ऑयल है वो हेयर्स के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये नरिश करता है ऑयल्स को। और ये नरिश कैसे करता है ऑयल को, तो जब भी हम मसाज करते हैं इसका अपने हेड के ऊपर तो ये पेनिट्रेट कर जाता है, जो हेयर का शाफ्ट होता है ना उससे। और अगर ये पेनिट्रेट कर जाता है हेयर के शाफ्ट को तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये अंदर तक पहुंच जाता है हेयर के और वहां जाकर ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर देगा हेयर को, जो भी उसको चाहिए, मतलब हेयर्स को नरिशमेंट प्रोवाइड कर देगा। ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइजिंग एजेंट होता है और ये एक्सीलेंट हेयर कंडीशनर भी होता है। तो अगर बालों को सॉफ्ट करना है तो भी ऑलिव ऑयल लगा सकते हैं। नेक्स्ट आएंगे आंवला ऑयल पे। आंवला ऑयल के अंदर एस्कॉर्बिक एसिड सबसे ज़्यादा होता है, जैसे आपको पता होगा। आंवला ऑयल के अंदर विटामिन सी होता है सबसे ज़्यादा, इवन टोमेटो से और लेमन से, ऑरेंज से, इन सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता है आलमंड ऑयल के अंदर। तो ये आई थिंक आपको पता होगा। इसके अंदर सबसे ज़्यादा एस्कॉर्बिक एसिड होता है और ये ऑल्सो कंटेन करता है गैलिक एसिड, इलेगिक एसिड एंड फ्लेवोनॉइड। ये जो कोकोनट ऑयल होता है ये स्किन और हेयर दोनों का मॉइस्चराइजेशन करता है और दोनों को सॉफ्ट रखता है। जितने भी मॉइस्चराइजिंग एजेंट होते हैं वो सारे के सारे सॉफ्टनर भी तो होते हैं। मॉइस्चराइजेशन करना मतलब सॉफ्ट बनाना। आलमंड ऑयल जो होता है इसके अंदर होते हैं मोनो अनसेचुरेटेड ओलेइक एसिड, ये सबसे ज़्यादा होता है इसके अंदर। ओमेगा 9 फैटी एसिड बोलते हैं इसको। ओमेगा के भी 3 होते हैं ना, जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड, ओमेगा 9 फैटी एसिड। जिसके अंदर 3 डबल बॉन्ड होते हैं वो ओमेगा 3 फैटी एसिड, जिसके अंदर 6 डबल बॉन्ड होते हैं वो ओमेगा 6 फैटी एसिड, और जिसके अंदर 9 डबल बॉन्ड होते हैं वो ओमेगा 9 फैटी एसिड। तो ये ओमेगा 9 फैटी एसिड होता है इसमें सबसे ज़्यादा, और ये वाला सबसे अच्छा ओमेगा फैटी एसिड होता है। इसके अंदर लिनोलेइक एसिड भी होता है, जैसे पॉली अनसेचुरेटेड ओमेगा 6 इसेंशियल फैटी एसिड, तो इसके अंदर ये दोनों होते हैं। जो आलमंड ऑयल होता है वो भी नरिश करता है, सॉफ्ट करता है और स्ट्रेंथन करता है हेयर्स को, और ये बहुत अच्छा क्लींजिंग एजेंट भी होता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे मस्टर्ड ऑयल के बारे में। तो जो मस्टर्ड ऑयल होता है इसके अंदर होते हैं ओलेइक एसिड, लिनोलेइक एसिड एंड एलाइल आइसोथायोसाइनेट। और जो मस्टर्ड ऑयल होता है उसके अंदर बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, प्रोटीन होते हैं और फैटी एसिड्स होते हैं। जो मस्टर्ड ऑयल है वो हमें सीड से ही तो ऑब्टेन होता है,
उसके बाद में ये जो मस्टर्ड ऑयल है ये हेयर थिकर होता है। तो आपको ना यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है, ऑलिव ऑयल और मस्टर्ड ऑयल ये दोनों ज़रूर लिख के आने हैं। और ऑलिव ऑयल के अंदर क्या लिखेंगे आप कि इसके अंदर ओलेइक एसिड होता है, और ये जब हम इसको हेयर के ऊपर मसाज करते हैं तो हेयर शाफ्ट के अंदर ये पेनिट्रेट कर जाता है और वहाँ जाकर न्यूट्रिशंस या नरिशमेंट प्रोवाइड करता है हेयर्स को। मस्टर्ड ऑयल भी ज़रूर लिख के आना है, और इसके अंदर भी लिखना है सेम ओलेइक एसिड जो आप ऑलिव ऑयल के अंदर लिखते थे, और इसके अंदर लिनोलेइक और एलाइल आइसोथायोसाइनेट और होते हैं। इसके बाद में मस्टर्ड ऑयल में ज़रूर लिख के आना है कि ये हेयर थिकर होता है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मस्टर्ड ऑयल होता है वो यूज़ होता है ट्रीट करने के लिए हेयर लॉस जिनको भी हो रहा है वो मस्टर्ड ऑयल लगा सकते हैं। इसके बाद में जो मस्टर्ड ऑयल होता है उससे हमें कोई डर नहीं होता कि इसके साइड इफ़ेक्ट होंगे, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल के कोई साइड इफ़ेक्ट होते ही नहीं हैं हेयर्स के ऊपर। नेक्स्ट देखेंगे जो वैक्स यूज़ होते हैं कॉस्मेटिक के अंदर, उनके बारे में पढ़ेंगे। अब वैक्स देख लेते हैं क्या होते हैं। तो वैक्स जो होते हैं वो एस्टर होते हैं लॉन्ग चेन फैटी एसिड का और अल्कोहल का। जो फैटी एसिड होते हैं वो सेम होते हैं वैक्स में और फैट में, दोनों में, बस डिफरेंट किस चीज़ में होता है, सेपोनिफिकेशन में। दोनों सेपोनिफिकेशन अलग अलग एल्कली के साथ करते हैं। जैसे जो वैक्सेस होते हैं वो सेपोनिफिकेशन करते हैं केवल अल्कोहलिक एल्कली के, जबकि जो फैट्स होते हैं वो सेपोनिफिकेशन करते हैं दोनों के साथ, अल्कोहलिक एल्कली के साथ भी और एक्वस एल्कली के साथ भी। नेक्स्ट पढ़ेंगे आइडियल प्रॉपर्टीज़। तो आइडियल प्रॉपर्टीज़ वही हैं, बार बार मैं बोल के क्या ही करूँगी, तो वही हैं जो हमने अभी पढ़ी हैं। मैंने सारी की सारी वही ही इंक्लूड करी हैं, आपको सेम लिखने हैं हर किसी टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट पढ़ेंगे यहाँ पर वैक्स जिनको हम यूज़ कर सकते हैं कॉस्मेटिक्स के अंदर। तो सबसे पहले मैंने वो इंक्लूड करे हैं जिनके नाम के लास्ट में ही वैक्स आ रहा है, ताकि आपको एटलीस्ट ये 4 तो याद रहेंगे ही, क्योंकि चारों के नाम के बाद वैक्स आ रहा है। बीज वैक्स हो गया, पैराफिन वैक्स हो गया, कॉर्नोबा वैक्स हो गया एंड कैंडिला वैक्स हो गया। उसके बाद में 2 और हैं, एक कोकोआ बटर और एक कोकम बटर। तो इन दोनों के लास्ट में भी बटर आ रहा है, कोकोआ बटर और कोकम बटर। तो ये भी आपको ईजिली याद हो ही जाएंगे। फर्स्ट पढ़ते हैं बीज वैक्स। जो बीज वैक्स होता है, जैसे आपको पता ही होगा, इसका तो आप सोर्स भी लिख सकते हो कि बीज वैक्स हमें ऑब्टेन होता है हनी कॉम्ब ऑफ एपिस मेलिफेरा, या ऐसे भी लिख सकते हो हनी कॉम्ब ऑफ हनी बी। ऐसे जो बीज वैक्स होता है उसके अंदर माइरिसिन होता है, मेलिसाइल पामिटेट और माइरिसिल अल्कोहल और मेलिसिक एसिड, ओलेइक एसिड और सिटाइल अल्कोहल, इन सब का मिक्सचर होता है माइरिसिन। ये मॉइस्चराइज़र की तरह, इमोलिएंट की तरह और एंटी इन्फ्लामेटरी की तरह यूज़ होता है। बीज वैक्स को जैसे आपने देखा ही होगा, बहुत सारे लोग जो होते हैं, जैसे आपने अपने घर में भी देखा होगा, इवन जो हमारी दादियाँ होती हैं वो बीज वैक्स को अपने थोड़ा सा प्योरीफाई करके अपने पैरों पे भी लगा लेती हैं। पैरों पे क्यों लगाती हैं? क्योंकि ये एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, तो जो पैर फट रहे होते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे पैराफिन वैक्स के बारे में। जो पैराफिन वैक्स होता है ये हमें पेट्रोलियम का डिस्टिलेशन से ऑब्टेन होता है। जो पैराफिन वैक्स होता है वो सॉलिड हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर होता है, जिसके अंदर एन पैराफिन्स होते हैं और उनके आइसोमर्स होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे जो पैराफिन वैक्स है वो एक कलरलेस और वाइट ओडरलेस ट्रांसलूसेंट वैक्स होता है। ये यूज़ होता है एज अ बेस बहुत सारी क्रीम्स में और लिपस्टिक में, और ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइजिंग एजेंट भी होता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे कॉर्नोबा वैक्स के बारे में। जो कॉर्नोबा वैक्स होता है ये इसके अंदर जो कॉर्नोबा वैक्स होता है इसके अंदर एस्टर्स होते हैं हाइड्रोक्सिलेटेड फैटी एसिड के, जैसे आपको कॉर्नोबा से ही याद रहेगा, कॉर्नोबिक, सेरोटिक एंड मेलिसाइल सेरोटेट। अगर आपको इतना भी कुछ नहीं याद आता है तो आप इतना भी लिख सकते हैं, इसके अंदर एस्टर्स होते हैं हाइड्रोक्सिलेटेड फैटी एसिड के। जो कॉर्नोबा वैक्स होता है वो यूज़ होता है लिपस्टिक, काजल, मस्कारा, क्रीम्स और डिओड्रेंट स्टिक के लिए। देखो यहाँ पर है ना, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जैसे जितने भी पॉइंट हैं आप हर किसी के अंदर कॉस्मेटिक के नाम भी लिख सकते हैं। जैसे जो फिक्स्ड ऑयल था वो मोस्टली यूज़ होता है जब हम एक सेमी सॉलिड सा प्रिपरेशन बनाना चाहते हैं उसके लिए, क्योंकि वो ऑयल है तो वो इमल्शन ही बनाएगा। यहाँ पर जो वैक्सेस यूज़ होते हैं वो यूज़ होते हैं थोड़ी सी जो सॉलिडिफाइड कॉस्मेटिक्स होते हैं उनके लिए। जैसे जो लिपस्टिक होता है वो सॉलिडिफाइड ही होता है ना, सेमी सॉलिड तो होता नहीं है।
जैसे जो मस्कारा होता है या जो काजल होता है ये भी, या फिर जैसे डिओड्रेंट स्टिक हो गया, ये सारे के सारे सॉलिड प्रिपरेशन होते हैं ना, तो इनके लिए वैक्स की नीड होती है, क्योंकि वैक्स जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में ही होता है, और जो ऑयल होता है, जो फिक्स्ड ऑयल होता है, वो होता है लिक्विड फॉर्म में। तो जब हमें सेमी सॉलिड प्रिपरेशन बनानी है तो हमें फिक्स्ड ऑयल यूज़ करना होता है, और जब हमें सॉलिड प्रिपरेशन बनानी है तो हमें वैक्स यूज़ करना होता है। तो आप अपने दिमाग से भी लिख सकते हैं, जहाँ पर पीछे जो फिक्स्ड ऑयल है वहाँ पर हर किसी पॉइंट के बाद में जितने भी आपको सेमी सॉलिड वाली प्रिपरेशन याद आती है आप सब लिख सकते हैं, और यहाँ पर जो वैक्सेस है यहाँ पर आप वो सारी की सारी प्रिपरेशन लिख सकते हैं जो सॉलिड नेचर की होती हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे कैंडेला वैक्स के बारे में। कैंडेला वैक्स जो होता है इसका मेल्टिंग रेंज मॉडरेट होता है, मतलब ना तो ज़्यादा होता है बहुत, ना ही कम होता है। इसके अंदर गुड ग्लॉस और ड्यूरेबल फिल्म होती है। ये यूज़ होता है एज अ प्रोटेक्शन फ्रॉम मॉइस्चर लॉस, तो हम इसको एज मॉइस्चराइज़र भी यूज़ करते हैं। इसको वाटर प्रूफ मेकअप के लिए यूज़ करते हैं, जैसे फाउंडेशन होता है वाटर प्रूफ, मस्कारा, काजल या लिपस्टिक जो होते हैं वाटर प्रूफ, उनमें हम कैंडेला वैक्स को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे कोकोआ बटर के बारे में। तो जो कोकोआ बटर होता है इसके अंदर ग्लिसराइड होते हैं स्टीयरिक, पामेटिक, ओलेइक, लिनोलेइक एंड अरेकिडिक एसिड के। जैसे मैं आपको पीछे बता रही थी कि आपको 4-5 एसिड याद रख लेने हैं, और आप चाहो तो इनके अंदर इंक्लूड कर सकते हो। नेक्स्ट पढ़ेंगे, ये नॉन ग्रीसी होता है कोकोआ बटर। ये इमोलिएंट की तरह यूज़ होता है और बेस की तरह यूज़ होता है सपोजिटरी और ऑइंटमेंट में, क्रीम्स में और टॉयलेट सोप में। ये रिड्यूस कर देता है फॉर्मेशन स्ट्रेच मार्क्स का जो प्रेगनेंसी के दौरान बन जाते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे कोकम बटर के बारे में। जो कोकम बटर होता है इसके अंदर ग्लिसराइड होते हैं स्टीयरिक, ओलेइक, पामेटिक एंड हाइड्रोक्सी कैप्रिक एंड लिनोलेइक एसिड के। ये जो कोकम बटर है ये यूज़ होता है एज न्यूट्रिटिव, डिमल्सेंट, एस्ट्रिंजेंट, इमोलिएंट, बहुत सारी स्किन कॉस्मेटिक्स के अंदर। नेक्स्ट देखेंगे, जो कोकम बटर है वो यूज़ होता है ऑइंटमेंट्स में, सपोजिटरीज में, क्रीम्स में, लोशंस में, बाम्स में एंड मेकअप फाउंडेशन के अंदर। नेक्स्ट पढ़ेंगे गम्स जो यूज़ होते हैं कॉस्मेटिक के अंदर। तो गम्स जो होते हैं वो पॉलीमर होते हैं। पॉलीमर मतलब इनके अंदर एक से ज़्यादा यूनिट्स होते हैं, और वो जो यूनिट्स होते हैं वो किस किस के होते हैं। तो जो गम्स होते हैं बेसिकली इसके अंदर 2 सब्सटेंस होते हैं। कौन कौन से 2 सब्सटेंस होते हैं? एक होता है शुगर और एक होता है यूरोनिक एसिड। अब आपको यहाँ पर यूरोनिक एसिड को इतना याद रखने की क्या ज़रूरत है? तो क्योंकि अभी आप जब आगे पढ़ेंगे जितने भी प्लांट्स होंगे जिनसे हम गम को ऑब्टेन कर सकते हैं उनके अंदर ये वाला केमिकल बहुत ज़्यादा मिलेगा, और शुगर्स भी मिलेंगे। जैसे शुगर्स जो होते हैं मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, तो वो शुगर्स के नाम भी होंगे। मोस्टली तो मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड के नाम ही होंगे। तो आप अपने दिमाग से भी लिख सकते हैं। अगर आपको शुगर्स के नाम याद है, मोनोसेकेराइड कौन कौन से शुगर होते हैं, और अगर आपको यूरोनिक एसिड का पता है कि गम के अंदर यूरोनिक एसिड भी होता है, क्योंकि जितने भी प्लांट हैं उनके अंदर यूरोनिक एसिड तो मिलेगा ही ना, क्योंकि गम बना ही यूरोनिक एसिड और शुगर का होता है। तो आप हर किसी के अंदर यूरोनिक एसिड लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, गम्स जो होते हैं वो पैथोलॉजिकल प्रोडक्ट होते हैं। पैथोलॉजिकल मतलब जैसे गम जो होता है, गम मतलब गोंद, और ये नीम के प्लांट के अंदर भी तो निकलता है, पर नीम के प्लांट के अंदर कब निकलेगा? जब हम उस पर कोई इंजरी कर देते हैं। प्लांट के स्टेम जो होता है उसमें कोई इंजरी हो जाती है, मतलब हम अगर कटवट लगा देते हैं तब निकलते हैं ना, तो उसको बोलते हैं पैथोलॉजिकल प्रोडक्ट। मतलब उसमें कोई डिसीज़ हो जाएगी तब ये गम निकलते हैं प्लांट से बाहर। ये फॉर्म होते हैं अपॉन इंजरी, मतलब प्लांट में जब कोई इंजरी हो जाती है, जैसे ब्रेक डाउन हो जाता है सेल वॉल का। नेक्स्ट देखेंगे, गम्स जो होते हैं वो यूज़ होते हैं स्टेबलाइज करने के लिए इमल्शंस को, और क्रिएट करने के लिए जेल, जैसे कि थिक करने के लिए कुछ, जैसे मास्क होता है वो भी तो थिक ही हो जाता है जब हम अपने फेस के ऊपर अप्लाई करते हैं। या फिर जैसे जो गम्स होते हैं वो यूज़ होते हैं बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के अंदर, जिनको हम स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं। और ये काम क्या करते हैं? तो ये जो मेकअप प्रोडक्ट होते हैं उनको गिरने नहीं देते, उसको फेस पे चिपका देते हैं, क्योंकि जो गम होते हैं वो चिपका देते हैं ना चीज़ों को, इसलिए। तो ये जो भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होते हैं उनमें यूज़ होते हैं। क्यों यूज़ होते हैं? ताकि वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट फेस के ऊपर लगा रहे और वो
गिरे नहीं। नेक्स्ट देखेंगे आइडियल प्रॉपर्टीज़, तो आइडियल प्रॉपर्टीज़ वही सेम है, आप पढ़ लेना। नेक्स्ट देखेंगे गम्स के एग्जाम्पल जो हम यूज़ करते हैं कॉस्मेटिक के अंदर, तो यहाँ पर भी मैंने गम्स वही यूज़ करे हुए हैं जो आपको ऑलरेडी पता होते हैं। जैसे फर्स्ट है ज़ैंथन गम, और जो ज़ैंथन गम होता है वो कंटेन करता है डी ग्लूकोसिल, डी मेनोसिल एंड डी ग्लूकोसो यूरोनिक एसिड। तो मतलब इसमें ग्लूकोज होता है, मेनोज होता है, ये दोनों क्या हो गए, शुगर हो गए, और ये यूरोनिक एसिड लास्ट में लग रहा है, तो ये क्या हो गया, यूरोनिक एसिड हो गया। अगर आप इजी फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं, इट कंटेन ग्लूकोज, मेनोज एंड यूरोनिक एसिड। जो ज़ैंथन गम है वो यूज़ होता है एज स्टेबलाइज़र, सस्पेंडिंग एजेंट इन कॉस्मेटिक जैसे क्रीम्स, लिपस्टिक एंड मस्कारा। ये अकेशिया गम के बारे में, और अकेशिया के अंदर होता है अरेबिन। अरेबिन जो होता है वो मिक्सचर होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ अरेबिक एसिड। मतलब अगर अरेबिक एसिड के साथ में कैल्शियम, मैग्नीशियम या पोटेशियम अटैच्ड है तो उसको अरेबिन बोल देते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे ग्वार गम के बारे में। जो ग्वार गम है वो यूज़ होता है इंक्रीज़ करने के लिए प्रोडक्ट की विस्कोसिटी, ये लुब्रिकेट करता है और इम्प्रूव करता है प्रोडक्ट का ग्लाइड स्किन के ऊपर। जब भी हम उसको अच्छे से स्प्रेड करना चाहेंगे तो अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा। ये प्रिवेंट करता है वाटर लॉस को, तो हमें क्या चाहिए, हमारी स्किन हाइड्रेटेड रहे, तो ये स्किन को हाइड्रेटेड रखता है, जो स्किन के अंदर वाटर होता है उसका लॉस नहीं होने देता है। ये कंडीशन करता है हेयर्स को और स्किन को, और ये इम्प्रूव करता है सपलनेस ऑफ स्किन। ये सॉफ्ट करता है स्किन को, रिड्यूस करता है इरिटेशन, क्रैकिंग एंड पीलिंग। नेक्स्ट पढ़ेंगे हनी के बारे में। तो जो हनी होता है उसके अंदर एसेंशियल ऑयल होते हैं, बीजवैक्स होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, स्टीयरिक एसिड होता है, सक्सिनिक एसिड होता है, माल्टोज होता है, डेक्स्ट्रेन होता है, कलरिंग पिगमेंट होते हैं, विटामिन और बहुत सारे एंजाइम्स भी होते हैं। इतनी चीज़ें होती हैं हनी के अंदर। अगर आप चाहें तो आप जो चीज़ आपको याद आती है आप वो लिख सकते हैं। जैसे एसेंशियल ऑयल का आपको पता होगा, हनी के अंदर स्मेल भी आती है ना, वो एसेंशियल ऑयल की वजह से आती है, तो एसेंशियल ऑयल याद रहेगा, बीजवैक्स याद रहेगा, विटामिन याद रहेगा, और इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। तो ये 4 चीज़ ही लिख लेना, मत लिखना सारी चीज़ें। नेक्स्ट देखेंगे हनी जो होता है वो बैक्टीरिसाइडल होता है और एंटीसेप्टिक होता है, और इन दोनों प्रॉपर्टी की वजह से ही हम इसको यूज़ करते हैं एज वाउंड हीलर। मतलब जो वुंड बन जाते हैं, जो घाव बन जाते हैं, ये उनको जल्दी ठीक कर देता है क्योंकि इसकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है। ये स्किन एंटी इन्फ्लामेटरी की तरह भी काम करता है, और जो हनी है उसको हम यूज़ करते हैं लोशंस में, कॉस्मेटिक में, सोप में, क्रीम में और बाम में। हम इसको कॉस्मेटिक में क्यों यूज़ करते हैं, उसके 2-3 रीज़न होते हैं। जैसे ये एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, तो हमारी स्किन के अंदर अगर कुछ हो भी रहा है तो ये अपने आप ही ठीक कर देगा। सेकेंड रीज़न होता है कि ये बहुत अच्छा ह्यूमेक्टेंट होता है, उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और थर्ड चीज़ है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशंस भी होते हैं, तो ये स्किन को न्यूट्रिशंस भी प्रोवाइड कर देता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हाइलुरोनिक एसिड के बारे में। तो जो हाइलुरोनिक एसिड होता है ये हमारी बॉडी के अंदर भी बनता है नेचुरली, सबकी बॉडी के अंदर बनता है, एनिमल्स की बॉडी के अंदर भी बनता है। और अगर हम इसको यूज़ करना चाहते हैं कॉस्मेटिक में तो हम किसी भी एनिमल की बॉडी से इसको निकाल सकते हैं। ये यूज़ होता है ह्यूमेक्टेंट की तरह, स्टेबलाइजिंग एजेंट की तरह कॉस्मेटिक प्रिपरेशन में, जैसे कि क्रीम्स हो गया और लोशन हो गया। नेक्स्ट पढ़ेंगे सोडियम अल्जिनेट के बारे में। जो सोडियम अल्जिनेट होता है इसमें अल्जिन होता है, तो ये अल्जिनेट से अल्जिन याद हो जाएगा, और इसमें सोडियम सॉल्ट होता है अल्जिनिक एसिड का, जिसके अंदर पॉलीमर होते हैं एल ग्लूकोरिनिक एसिड के और डी मेनोयूरोनिक एसिड के। ये यूज़ होता है पेस्ट बनाने के लिए, क्रीम बनाने के लिए, थिकनिंग और स्टेबलाइजिंग करने के लिए इमल्शंस को। ये बहुत अच्छा सस्पेंडिंग और थिकनिंग एजेंट भी होता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे कलर्स जो यूज़ होते हैं हर्बल कॉस्मेटिक्स में। तो कलर्स तो आपको याद ही होंगे कि कलर्स किस चीज़ को बोलते हैं। जो कलरिंग एजेंट होते हैं हम उनको डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, और इनका जो यूज़ है डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए वो बहुत पुराने टाइम से होता आ रहा है। जो ड्रामेटिक बूम है डेवलपमेंट ऑफ कलर इंडस्ट्री, मतलब जो कलर इंडस्ट्री का इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है वो कैसे हुआ है, इसलिए हुआ है क्योंकि बहुत सारे नए नए कलर और नए नए पिगमेंट्स बन गए हैं अभी, इसलिए।
जो कलर्स हैं वो बनाए जाते हैं इंडस्ट्री के अंदर दो चीज़ों से, एक होता है आयरन ऑक्साइड और एक होता है टाइटेनियम डाइऑक्साइड। ये जो आयरन ऑक्साइड होता है ये होता है बेस कलर, मतलब यही ही होता है बेसिकली कलर। टाइटेनियम ऑक्साइड को क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि टाइटेनियम डाइऑक्साइड इस आयरन ऑक्साइड वाले कलर को के डिफरेंट शेड्स प्रोवाइड करता है। जैसे अगर ये रेड कलर का भी हुआ तो रेड भी कितने सारे कलर का होता है ना, तो टाइटेनियम डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं बहुत सारे रेड कलर बनाने के लिए या फिर ब्राउन या कैसे भी कलर बनाने के लिए। जो आयरन ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड होते हैं वो बहुत सारे ब्राउन टोन बनाते हैं मेकअप और टोनिंग क्रीम्स के अंदर। जो सबसे अच्छे कलरेंट होते हैं वो बने होते हैं ऑर्गेनिक कलरेंट्स के एंड पिगमेंट्स के। नेक्स्ट पढ़ेंगे आइडियल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कलर्स। तो ये वही हैं सारी की सारी आइडियल प्रॉपर्टीज़ जो आप बार बार पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे कलरिंग एजेंट जो यूज़ होते हैं कॉस्मेटिक में। तो यहाँ भी मैंने वही कलरिंग एजेंट यूज़ करे हुए हैं जिनके एटलीस्ट आपको नाम पता हैं, जैसे हैना हो गया, रेड सैंडलवुड हो गया, बीटरूट हो गया, रेड रोज़ हो गया, मैरीगोल्ड फ्लावर हो गए या फिर टर्मरिक हो गया। जैसे हैना का मतलब होता है मेहंदी, रेड सैंडलवुड का मतलब क्या होता है लाल चंदन, बीटरूट का मतलब क्या होता है चुकंदर, रेड रोज़ का मतलब आपको पता ही होगा, मैरीगोल्ड का मतलब होता है गेंदा और टर्मरिक का मतलब होता है हल्दी। नेक्स्ट पढ़ेंगे जो हैना होता है, हैना के अंदर जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो होता है लोसोन। और ये जो लोसोन होता है ये बेसिकली जो हेनोसाइड्स होते हैं, हैना से आपको याद रहेगा कि जो हेनोसाइड्स होते हैं, हेनोसाइड ए, हेनोसाइड बी एंड हेनोसाइड सी, जब इनका डिग्रेडेशन हो जाता है प्लांट के अंदर तो आफ्टर डिग्रेडेशन लोसोन ही बनता है। तो अगर आपको इवन एग्ज़ाम के अंदर लोसोन नहीं भी याद आता तो कोई बात नहीं है, आप इतना लिख के आ जाना कि इसके अंदर हेनोसाइड ए, बी और सी होते हैं। और इसके बाद में लोसोन नहीं याद आए तो ऐसे लिख देना कि जो हेनोसाइड्स ए, बी, सी होते हैं वो यूज़ होते हैं कॉस्मेटिक प्रिपरेशन में कलरिंग एजेंट की तरह, और ये हेयर कलर्स की तरह भी यूज़ होते हैं। तो बालों में तो बहुत लोग लगाते भी हैं मेहंदी। जो नेचुरल हैना होती है वो एक्सेलेंट कंडीशनिंग एजेंट होती है, क्योंकि बालों में जब मेहंदी लगाते हैं तो बाल सॉफ्ट हो जाते हैं ना। ये यूज़ होता है शैम्पू में और हेयर कंडीशनर में। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे रेड सैंडलवुड। जो रेड सैंडलवुड होता है उसके अंदर सेस्क्विटर्पिन अल्कोहल होते हैं, जैसे अल्फा सेंटालोल और बीटा सेंटालोल। जो रेड सैंडलवुड होता है वो एक नेचुरल कलर है जो यूज़ होता है कॉस्मेटिक प्रिपरेशन के अंदर। तो ये सारे ही नेचुरली हैं, ये लाइन आप हर किसी के अंदर लिख सकते हो। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट पोटेंशियल भी होता है। ये जो रेड सैंडलवुड होता है वो स्टेबल होता है एल्कलाइन मीडियम में। इसको हम सोप के लिए भी यूज़ करते हैं और ये एक डीप पर्पलिश रोज़ कलर देता है। जो रेड सैंडलवुड होता है उसको लिपस्टिक में यूज़ करते हैं, कलर कॉस्मेटिक में यूज़ करते हैं और हेल्दी ग्लो भी इम्पार्ट करता है। नेक्स्ट देखेंगे बीटरूट के बारे में, मतलब चुकंदर के बारे में। तो जो चुकंदर का कलर होता है, जैसे आपको पता ही होगा, रेडिश पर्पल कलर होता है चुकंदर का। और ये जो चुकंदर का रेड कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? बिटालेन पिगमेंट की वजह से। तो बीट रूट से ही आपको याद रहेगा बिटालेन। जो बिटालेन होता है वो एरोमेटिक इंडोल डेरिवेटिव्स होते हैं और ये सिंथेसाइज होते हैं टायरोसिन से। जो बीटरूट है वो यूज़ होता है कॉस्मेटिक्स में क्योंकि इसमें एक नाइस रेड कलर होता है। इसको हेयर कलर की तरह भी यूज़ करते हैं, ब्लीचिंग की तरह भी यूज़ करते हैं, फेस मॉइस्चराइज़र की तरह भी यूज़ करते हैं, एंटी एजिंग की तरह भी यूज़ करते हैं, एक्ने ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, टोनर्स में, एस्ट्रिंजेंट में, शैम्पू में, स्क्रब में और लिप बाम में, इन सब में इसको यूज़ करते हैं क्योंकि इसके अंदर भी बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है ये। तो इसलिए हम इसको मोस्टली सारी ही जगहों पे यूज़ करते हैं। कलर तो इम्पार्ट करेगा ही करेगा, साथ में एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी काम करता है। नेक्स्ट देखेंगे रेड रोज़ पेटल्स के बारे में। तो जो रेड रोज़ होता है उसके अंदर एंथोसाइनिन होते हैं जिनकी वजह से इनका रेड कलर होता है। जो रेड रोज़ है वो यूज़ होता है कॉस्मेटिक प्रिपरेशन में कलरिंग एजेंट की तरह और फ्रेग्रेंस एजेंट की तरह, दोनों की तरह। जैसे रोज़ वाले सोप्स भी आते हैं ना। नेक्स्ट पढ़ेंगे मैरीगोल्ड फ्लावर को। तो मैरीगोल्ड फ्लावर जो होता है उसके अंदर ज़ैंथोफिल पिगमेंट होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है इसके येलो कलर के लिए। जो मैरीगोल्ड है वो यूज़ होता है कॉस्मेटिक प्रिपरेशन में दोनों की तरह, कलरिंग एजेंट की तरह और फ्रेग्रेंस की तरह। जितने भी यहाँ पे फ्लावर्स होंगे वो सारे के सारे दोनों की तरह यूज़ हो ही जाएंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे टर्मरिक के बारे में, मतलब हल्दी के बारे में। जो टर्मरिक होता है इसका मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है करक्यूमिन। इसकी वजह से ही इसका कलर येलो होता है और इसकी वजह से ही इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है इसकी,
एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है इसकी, तो किसकी वजह से होती हैं? करक्यूमिन की वजह से ही होती हैं। ये बहुत सारे कॉस्मेटिक्स में यूज़ होता है इसके कलरिंग, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी के लिए। तो जैसा मैं अभी आपको बता रही थी कि इसकी बिसाइड्स कॉस्मेटिक और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे परफ्यूम्स के बारे में, जो परफ्यूम्स यूज़ होते हैं हर्बल कॉस्मेटिक में। तो परफ्यूम का मतलब क्या हुआ? जो हम स्मेल डालते हैं हर्बल कॉस्मेटिक्स में, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, सबके अंदर एक स्पेसिफिक खुशबू आती है ना। तो अब है ना, आपको यहाँ से आइडिया लग जाना चाहिए कि जितने भी फ्लावर्स होंगे ना, उन सबको हम यूज़ कर सकते हैं एज परफ्यूम। अब यहाँ पे देखेंगे परफ्यूम्स का इंट्रोडक्शन। तो ये यूज़ होता है एक्सटर्नल एप्लीकेशन में, जैसे स्प्रे परफ्यूम्स, बॉडी केयर, होम केयर, कॉस्मेटिक्स, सोप एंड डिटर्जेंट्स। हम इसको सब में यूज़ करते हैं, क्योंकि जितने भी प्रोडक्ट आते हैं सबके अंदर खुशबू तो होती ही है, और खुशबू के लिए हमें उसके अंदर क्या डालना पड़ेगा? परफ्यूम डालना पड़ेगा। जो डोसेज होती है फ्रेग्रेंस की, वो 1% से कम होनी चाहिए। 1% कॉस्मेटिक प्रिपरेशन आती हैं परफ्यूम्स को छोड़ के, सबके अंदर 1% से कम ही होता है, चाहे वो क्रीम हो, चाहे वो लिपस्टिक हो, चाहे वो कुछ भी हो, जितने भी कॉस्मेटिक प्रिपरेशन होते हैं, फाउंडेशन हो, कुछ भी हो, सबके अंदर 1% से कम ही होता है। लेकिन जो परफ्यूम्स होते हैं वो तो हम लगाते ही फ्रेग्रेंस के लिए है ना, तो उनमें थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता है, जैसे 10% भी होता है ये कॉन्सेंट्रेशन। और किस किस के अंदर होता है? परफ्यूम्स के अंदर होता है और अगरबत्तीस के अंदर होता है, क्योंकि ये दोनों ही ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनको हम यूज़ ही खुशबू के लिए करते हैं। जो फ्रेग्रेंस होते हैं वो वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट में यूज़ करे जाते हैं, मोस्टली सारे ही प्रोडक्ट में यूज़ करे जाते हैं। क्यों यूज़ करे जाते हैं? प्लीजेंट ऑर्डर के लिए और मास्क करने के लिए, जो गंदी सी स्मेल होती है अदर इंग्रेडिएंट की, उनको ये एनहेंस करते हैं यूज़ करने का प्रोडक्ट। जैसे आप भी मार्केट से जब कोई प्रोडक्ट लेके आते हो और उसकी अच्छी सी स्मेल होती है, चाहे वो मॉइस्चराइज़र हो, चाहे वो क्रीम हो, कुछ भी हो, तो आपको भी मन करता है ना बार बार लगाने के लिए। नेक्स्ट देखेंगे जो परफ्यूम्स होते हैं, इसको भी क्लासिफाई कर लेते हैं उसके नोट्स के अकॉर्डिंग। नोट्स के अकॉर्डिंग मतलब जो उसकी खुशबू है वो कब आएगी और कितनी देर तक रहेगी जब हम उसको अप्लाई करेंगे अपनी बॉडी के ऊपर। सबसे पहला होता है टॉप नोट, और जो टॉप नोट होता है ना, वो सबसे ज़्यादा लाइट मॉलिक्यूल होते हैं टॉप नोट वाले फ्रेग्रेंस के अंदर या टॉप नोट वाले परफ्यूम्स के अंदर। ये सबसे ज़्यादा लाइट मॉलिक्यूल होते हैं इसके अंदर, और जैसे ही हम इसको लगाते हैं ये बहुत जल्दी ही रिकॉग्नाइज हो जाता है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, तो जैसे जब भी आप लेमन या फिर ऑरेंज, ये जब भी आपके पास होते हैं, या इवन ऐसे सपोज़ करो जब भी आप क्लास में हो और अगर कोई भी स्टूडेंट ये दोनों चीज़ों में से कोई भी लेके आया, लेमन या ऑरेंज लेके आया है, तो आपको इवन दूर से ही पता चल जाता है ना इसके बैग में आज लेमन है या इसके बैग में आज ऑरेंज है। क्यों पता चल जाता है? क्योंकि ये टॉप नोट होते हैं, इनके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बहुत ज़्यादा लाइट होते हैं, तो बहुत जल्दी ही इवेपोरेट होके आपकी नोज़ तक पहुँच जाते हैं। ये जो टॉप नोट है उनके अगर एग्जांपल की बात करें तो ये सिट्रस फ्रूट्स में होते हैं, जैसे लेमन, ऑरेंज हो गया। लाइट फ्रूट्स के अंदर भी जैसे ग्रेप्स और बेरीज हो गया, और हर्ब्स जैसे क्लेरी सेज और लेवेंडर हो गया। इनके अंदर टॉप नोट वाले परफ्यूम्स ही होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे जो मिडिल नोट वाले होते हैं वो कौन से परफ्यूम्स होते हैं। तो मिडिल नोट जो होता है उसको हम हार्ट नोट भी बोलते हैं। इसको हार्ट नोट क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो टॉप नोट जो है उसको तो जैसे ही लगाएंगे तुरंत स्मेल आ जाएगी और तुरंत चली भी जाएगी स्मेल। उसके बाद में जो स्मेल को रखता है या उसके बाद में जो फ्रेग्रेंस को रखता है वो होता है मिडिल नोट। और ये क्या करता है? ये अपीयर हो जाता है जैसे ही जो टॉप नोट होते हैं वो इवेपोरेट होते हैं। मतलब टॉप नोट तो आए, उन्होंने अपना फ्रेग्रेंस दिया और चले गए, उसके बाद में यही ही रहता है। ये एक्ट करता है मास्क करने के लिए अनप्लीजेंट इनिशियल इंप्रेशन ऑफ बेस नोट। ये जो बेस नोट होते हैं इनका जो फ्रेग्रेंस रहता है वो काफ़ी टाइम तक रहता है, पर स्टार्टिंग में ना थोड़ा सा अनप्लीजेंट होता है इनका इंप्रेशन। तो जो स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है इनका अनप्लीजेंट वाला, उसको भी मास्क कर देते हैं मिडिल नोट्स। नेक्स्ट देखेंगे एग्जाम्पल की अगर बात करें मिडिल नोट के, तो रोज़, लेमन, लेवेंडर, नटमेग और जैस्मिन, ये सारे के सारे आते हैं मिडिल नोट के अंदर। लेमन दोनों के अंदर ही आता है, टॉप नोट के अंदर भी एंड मिडिल नोट के अंदर भी। नेक्स्ट देखेंगे बेस नोट के बारे में। जो बेस नोट होते हैं या फिर जो बॉटम नोट होते हैं या इनको ड्राई नोट्स भी बोलते हैं, ये कब अपीयर होते हैं? ये तब अपीयर होते हैं जब जो मिडिल नोट्स होते हैं वो बहुत कम रह जाते हैं, तब जब उनका फ्रेग्रेंस काफ़ी कम रह जाता है। जो बेस नोट और मिडिल नोट होते हैं
वही मेन थीम होती है। मतलब जब भी हमें कोई भी फ्रेग्रेंस कंटेनिंग कॉस्मेटिक बनाना है तो हमारे सेलेक्ट करते हैं मिडिल नोट और बेस नोट को, उसके बाद में सेलेक्ट करते हैं टॉप नोट को, क्योंकि टॉप नोट को सिर्फ इसलिए डालते हैं ताकि जब भी कोई अप्लाई करे कॉस्मेटिक तुरंत उसको स्मेल आ जाए, लेकिन जो लंबे समय तक स्मेल रहने वाली है वो मिडिल नोट और बेस नोट की वजह से रहने वाली है। तो ये जो मिडिल नोट और बेस नोट होते हैं यही होते हैं मेन थीम परफ्यूम की। जो बेस नोट होते हैं वो डेप्थ और सॉलिडिटी प्रोवाइड करते हैं परफ्यूम की, क्योंकि सबसे ज़्यादा लंबे समय तक तो ये ही रहते हैं ना। और अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें तो सैंडलवुड, वेनिला, एम्बर एंड मस्क ये होते हैं बेस नोट के एग्जाम्पल। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम वो प्लांट जिनको हम यूज़ कर सकते हैं परफ्यूमिंग एजेंट की तरह या एज परफ्यूम्स। तो सबसे पहला प्लांट है लेमन ग्रास और सिट्रोनेला ऑयल। ये लाइट ग्रीन कलर का ऑयल होता है, प्लीजेंट होता है और परसिस्टेंट ऑर्डर होती है इसके अंदर। इसको हम यूज़ करते हैं हेयर ऑयल में, क्रीम्स में और लोशन में। नेक्स्ट पढ़ेंगे सिनेमन की लीफ। सिनेमन की लीफ जो होती है वो आर्टिफिशियल वेनिला फ्लेवर बनाने के लिए यूज़ करी जाती है, और ये दोनों की तरह यूज़ होता है, फ्रेगरेंटिंग एजेंट की तरह भी और फ्लेवरिंग एजेंट की तरह भी। नेक्स्ट पढ़ेंगे लेवेंडर ऑयल। लेवेंडर ऑयल जो होता है वो येलो कलर का होता है और ये बाथिंग सोप बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारी सोप्स के ऊपर इवन लेवेंडर जो फ्लावर्स होते हैं वो भी बने हुए होते हैं। बॉडी वॉश में भी यूज़ होता है, क्रीम में भी यूज़ होता है, लोशन में भी यूज़ होता है और लिपस्टिक में भी यूज़ होता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे सैंडलवुड ऑयल। सैंडलवुड ऑयल जो होता है वो कलरलेस गोल्डन कलर का लिक्विड होता है और इसकी एक प्लीजेंट स्वीट परसिस्टेंट ओडर होती है, मतलब काफ़ी समय तक इसकी ओडर होती है। जो सैंडलवुड ऑयल है उसको यूज़ करते हैं ब्यूटी सोप, क्रीम्स और लोशंस के अंदर। नेक्स्ट देखेंगे आलमंड ऑयल। जो आलमंड ऑयल होता है वो कलरलेस ऑयल होता है और इसके अंदर विटामिन ई का बहुत ज़्यादा परसेंटेज होता है। विटामिन ई जो होता है वो एंटीऑक्सीडेंट की तरह होती है, तो अगर हम आलमंड ऑयल को यूज़ कर रहे हैं तो वो फ्रेग्रेंस की तरह तो काम करेगा ही करेगा, साथ में एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी काम करेगा। ये बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रिपरेशन में यूज़ होता है, जैसे हेयर ऑयल, क्रीम्स, लोशंस एंड फाउंडेशन। नेक्स्ट पढ़ेंगे रोज़ ऑयल के बारे में। जो रोज़ ऑयल होता है वो कलरलेस या येलो लिक्विड होता है और ये रोज़ यहाँ पर जो येलो कलर वाला रोज़ होता है उसकी बात हो रही है। आप रेड रोज़ लिखोगे तो यहाँ पर येलो की जगह रेड भी लिख सकते हो। इसकी कैरेक्टरिस्टिक ओडर होती है इसके अंदर रोज़ की। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये विस्कस सा लिक्विड होता है और जब हम इसको कूल करते हैं तो ये ट्रांसलूसेंट हो जाता है। पहले विस्कस लिक्विड होता है और फिर ट्रांसलूसेंट हो जाता है क्रिस्टलाइन मास, जो कि उसको इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं वार्म करने पर। तो मतलब वार्म करोगे तो लिक्विफाई हो जाएगा और जब कूल करोगे तो क्रिस्टलाइन सा मास बन जाएगा। ये यूज़ होता है डिओड्रेंट की तरह लिपस्टिक, क्रीम्स वगैरह के अंदर। नेक्स्ट पढ़ेंगे बाइंडर्स, जिनको हम यूज़ करते हैं एज हर्बल एक्सिपिएंट्स। तो बाइंडर्स जो होते हैं उनको हम यूज़ क्यों करते हैं? उनको हम बेसिकली यूज़ करते हैं जब हम टैबलेट बनाते हैं। तो टैबलेट बनाने से पहले जो भी पाउडर है ड्रग का उसके ग्रेन्यूल्स बनाने होते हैं ना, तो इसको हम यूज़ करते हैं बाइंडर्स को बेसिकली ग्रेन्यूल्स बनाने के लिए। अब यहाँ पर आप ये वाले लिखना चाहें तो ये तो लिख ही सकते हैं, पर अगर जो हमने पीछे अभी गम्स पढ़े हुए हैं अगर आपको ये नहीं याद करने हैं तो आप पीछे वाले गम्स भी याद कर सकते हैं। पर यहाँ पर मैं बोलूँगी आप ये बाइंडर्स यहाँ ये वाले याद कर लेना, पीछे वाले चाहो तो उनको छोड़ देना। ये वाले क्यों याद कर लेना? क्योंकि ये वाले बाइंडर्स आगे भी बहुत जगह काम आने वाले हैं। जैसे डिसइंटीग्रेंट की जगह आप यही सेम लिखोगे, विस्कोसिटी बिल्डर के अंदर आप यही सेम लिखोगे। तो आप ये इधर बाइंडर्स लिख लो, आपके 4 जगह काम आ जाएंगे। यहाँ बाइंडर्स के अंदर भी काम आ जाएंगे, पीछे जो आपने गम्स पढ़े हैं वहाँ पर भी काम आ जाएंगे, डिसइंटीग्रेंट की तरह भी काम आ जाएंगे एंड विस्कोसिटी बिल्डर की तरह भी काम आ जाएंगे। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं बाइंडर्स जो होते हैं उनको हम क्यों यूज़ करते हैं। तो बाइंडिंग एजेंट जो होते हैं वो कोहेसिवनेस प्रोवाइड करते हैं ग्रेन्यूल्स को, ताकि उनका टैबलेट बन सके। ये इंश्योर करते हैं जो टैबलेट है वो इंटैक्ट रहे कंप्रेशन के बाद। इंटैक्ट रहने का मतलब क्या है कि जब हम उसका टैबलेट बना दें, उसका कंप्रेशन कर दें, तो जो उसके अंदर पाउडर हैं वो टैबलेट फॉर्म में ही रहें, वो झड़े नहीं। इसलिए हम बाइंडर्स ऐड करते हैं ताकि जो पार्टिकल्स हैं आपस में चिपके रहें। बाइंडर्स मतलब यहाँ पर गम्स यूज़ करेंगे सारे के सारे। नेक्स्ट पढ़ेंगे जो बाइंडर्स होते हैं वो होल्ड करते हैं बहुत सारे पाउडर्स को एक साथ टैबलेट बनाने के लिए। ये फिलर्स की तरह भी यूज़ होते हैं।
नेक्स्ट देखेंगे जो एडवांटेजेस हैं नेचुरल बाइंडर के वो क्या हैं और जो डिसएडवांटेजेस हैं नेचुरल बाइंडर के वो क्या हैं। तो जो नेचुरल बाइंडर होते हैं उनके अंदर लो टॉक्सिसिटी होती है, ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं और इजीली अवेलेबल हो जाते हैं लो कॉस्ट पे। ये मॉडिफाई करते हैं रिलीज ड्रग का, मतलब जल्दी से रिलीज़ कर देते हैं ड्रग को जब ये स्टमक या इंटेस्टाइन के अंदर जाती है, इसीलिए ये एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ कर देते हैं। ये अगर एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ कर रहे हैं उसका मतलब क्या हुआ कि बायो अवेलेबिलिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। ये इंक्रीज़ करते हैं स्टेबिलिटी, प्रेसिजन और एक्यूरेसी डोसेस फॉर्म का। नेक्स्ट देखेंगे कि ये इम्प्रूव करते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़ को भी। ऑर्गेनोलेप्टिक मतलब उसका स्मेल कैसा है, उसका टेस्ट कैसा है, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को भी ये चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट देखेंगे डिसएडवांटेजेस नेचुरल बाइंडर्स के। तो होता क्या है, जैसे हम बाइंडर्स को यूज़ कर रहे हैं टैबलेट को के जो पार्टिकल हैं उनको इंटैक्ट रखने के लिए, टैबलेट के पार्टिकल को आपस में बांधे रखने के लिए, लेकिन अगर हमने ज़्यादा बाइंडर्स ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगी, टैबलेट बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। और जब टैबलेट बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई तो जब उसका डिसोल्यूशन होना है स्टमक के अंदर जाने के बाद जो पार्टिकल हैं उनका ब्रेक डाउन होगा, तभी तो वो एब्जॉर्ब होंगे बॉडी के अंदर, तो इनका डिसइंटीग्रेशन एंड डिसोल्यूशन अच्छे से नहीं हो पाता। ये एक डिसएडवांटेज होती है। तो ये ज़्यादा अगर ऐड कर दोगे तो टैबलेट बहुत ज़्यादा हार्ड बन जाती है। नेक्स्ट देखेंगे जब भी हमें स्ट्रॉन्ग डिसइंटीग्रेंट ऐड करने हों जैसे कि सुपर डिसइंटीग्रेंट, तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ते हैं, इसीलिए हम इनको नहीं यूज़ कर सकते। और अगर हम एग्जांपल की बात करें बाइंडर्स के, तो जैसे स्टार्च हो गया, जिलेटिन हो गया, आप यहाँ पे गम्स के बारे में भी बात कर सकते हैं, जैसे अकेशिया लिख सकते हैं, ग्वार गम लिख सकते हैं, वो गम्स के बारे में भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कौन कौन से ऐसे बाइंडर्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं एज हर्बल एक्सीपिएंट। तो सबसे पहले है अकेशिया। अकेशिया जो होता है ये हमें अकेशिया अरेबिका से ऑब्टेन होता है और इसके अंदर अरेबिनोज, गैलेक्टोज एंड रैमनोज ये 3 शुगर होते हैं। ये एक वाइट और येलोइश वाइट पाउडर होता है जिसमें ना ओडर होती है और ये ब्लेंड होता है टेस्ट में। नेक्स्ट देखेंगे इसको हम यूज़ करते हैं टैबलेट बाइंडर की तरह, सस्पेंडिंग एजेंट की तरह, इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह, विस्कोसिटी बिल्डर की तरह और डिसइंटीग्रेंट की तरह। अब देखो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जैसे जो आपका सिलेबस है ना उसमें विस्कोसिटी बिल्डर भी दिए हुए हैं और डिसइंटीग्रेंट भी दिए हुए हैं, और इधर आप देखोगे तो ये भी दिए हुए हैं, बाइंडर्स भी दिए हुए हैं। तो ये जितने भी प्लांट है ना मैंने वही सारे के सारे प्लांट यहाँ पर इंक्लूड करे हुए हैं जो तीनों की तरह यूज़ हो रहे हैं, डिसइंटीग्रेंट की तरह भी यूज़ हो रहे हैं, विस्कोसिटी बिल्डर की तरह भी यूज़ हो रहे हैं और बाइंडर की तरह भी यूज़ हो रहे हैं। तो आपको यहाँ पर बस ये वाले 6 प्लांट याद करने हैं और इन तीनों में से कोई भी टॉपिक आ जाए आपको यही सेम 6 प्लांट ही लिखने हैं। नेक्स्ट देखेंगे ग्वार गम के बारे में। तो जो ग्वार गम होता है वो एक नेचुरल पॉलीसेकेराइड होता है और ये हमें मिलता कहाँ से है, जैसे ग्वार गम जो होता है ना, ग्वार की फलियों की सब्ज़ी तो सबने खाई ही होगी, तो उसके सीड जो होते हैं, उसके बीज जो होते हैं उनसे हमें मिलता है। और जो बीज होता है उसको क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म बोलते हैं ना, तो ये हमें इसलिए एंडोस्पर्म से मिलता है ग्वार प्लांट के। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एज बाइंडिंग एजेंट टैबलेट के अंदर, और ये यूज़ होता है ऑल्सो स्टेबलाइज़र एजेंट की तरह और डिसइंटीग्रेंट एजेंट की तरह, थिकनिंग एजेंट की तरह, इमल्सिफायर की तरह, सस्पेंडिंग एजेंट की तरह लिक्विड प्रिपरेशन के अंदर। नेक्स्ट देखेंगे गमगटी। जो गमगटी होता है वो हमें ऑब्टेन होता है एनोजीसस लैटिफोलिया से, और ये गमगटी होती है वो यूज़ होती है बाइंडर की तरह, इमल्सिफायर की तरह, सस्पेंडिंग एजेंट की तरह, डिसइंटीग्रेंट की तरह। नेक्स्ट पढ़ेंगे जो स्टार्च होता है वो सबसे पहले स्टार्च को ही यूज़ करते थे एज बाइंडिंग एजेंट टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और जो स्टार्च होता है वो एक वाइट पाउडर होता है जिसमें कोई ओडर और कोई टेस्ट नहीं होता। जैसे आपको पता ही होगा जो स्टार्च होता है वो हमें पोटैटो से मिलता है, वीट से मिलता है, राइस से मिलता है, आपको इतना तो पता ही होगा, तो आप यहाँ पर वो भी लिख सकते हैं। जो स्टार्च होता है वो 2 पॉलीमर से बना होता है, अमाइलोस एंड अमाइलोपेक्टिन से। और यहाँ पर देखो आ भी गया, ये हमें मिलता है कौन से, पोटैटो से, वीट से, और आप यहाँ पर राइस भी लिख सकते हैं। जो स्टार्च होता है वो यूज़ होता है एज बाइंडिंग एजेंट, डिसइंटीग्रेंट एंड विस्कोसिटी बिल्डर। नेक्स्ट पढ़ेंगे माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज के बारे में, इसको एमसीसी भी बोलते हैं शॉर्ट में। जो एमसीसी होता है वो यूज़ होता है बाइंडर की तरह, डाइलुएंट की तरह टैबलेट एंड कैप्सूल के अंदर, और ये वेट ग्रेनुलेशन एंड ड्राई ग्रेनुलेशन दोनों में ही यूज़ होता है।
और जो एमसीसी है वो रिड्यूस कर देता है फ्रिक्शन जब टैबलेट इजेक्शन होता है। जैसे जब जो टैबलेट पंच हो जाती है उसको डाई जो होती है उससे निकलना भी होता है ना, तो उसको निकालने के लिए ये जो फ्रिक्शन होता है उसको रिड्यूस कर देता है, तो टैबलेट को निकलने में ईजीनेस रहती है और ये टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन भी करता है। नेक्स्ट देखेंगे ट्रेगाकैंथ के बारे में। ट्रेगाकैंथ जो है वो हमें एस्ट्रागेलस की बहुत सारी वैराइटीज से मिलता है। जैसे एस्ट्रागेलस गमी फेयर होती है एक वैरायटी। जो ट्रेगाकैंथ होता है उसमें ट्रेगाकैंथिन होता है मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, जो कि एक पॉलीसेकेराइड होता है ग्लूकोयूरोनिक एसिड का और अरेबिनोज का। नेक्स्ट पढ़ेंगे जो ट्रेगाकैंथ है वो इमल्सिफायर, विस्कोसिटी बिल्डर, डिसइंटीग्रेंट एंड हर्बल फॉर्मुलेशन की तरह यूज़ होता है। अब मैं यहाँ पर आपको एक बात बोलना चाहूँगी, जैसे मैंने बताया था कि ये जो 6 प्लांट हैं वो बाइंडर और विस्कोसिटी बिल्डर एंड डिसइंटीग्रेंट तीनों की तरह काम करते हैं। तो आगे अभी वही तीनों टॉपिक मैं इंक्लूड करने वाली हूँ। तो आगे ये 6 प्लांट वही सेम हैं, इनका कंटेंट भी सेम है। तो अभी मैं ये पढ़ाऊँगी नहीं, बस आपको एक बार बता दूँगी कि देखो यही 6 प्लांट हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे विस्कोसिटी बिल्डर के बारे में। विस्कोसिटी बिल्डर कौन से होते हैं? जैसे इमल्शन या सस्पेंशन होते हैं, उनकी अगर विस्कोसिटी इंक्रीज़ करनी होती है, जैसे सिरप भी होता है ना, वो भी विस्कस प्रिपरेशन होती है ना, तो उसकी भी अगर विस्कोसिटी इंक्रीज़ करनी है तो हम ये विस्कोसिटी बिल्डर ऐड कर लेते हैं। विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है? जैसे अगर हमें कोई भी चीज़ गाढ़ी बनानी है, अगर हिंदी में हम बोलें तो गाढ़ी बनानी है, जैसे पानी होता है, पानी के अंदर अगर ये विस्कोसिटी बिल्डर डाल दोगे तो पानी ना थोड़ा गाढ़ा बन जाता है। अब पढ़ेंगे विस्कोसिटी बिल्डर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो जो विस्कोसिटी बिल्डर होते हैं वो सब्सटेंस होते हैं और जब हम इनको ऐड करते हैं किसी भी मिक्सचर के अंदर तो उनकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है। विस्कोसिटी बढ़ जाने का मतलब उनका जो गाढ़ापन है वो बढ़ जाता है और ये विस्कोसिटी को इंक्रीज़ करते हैं, पर बाकी जो अदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनमें कोई चेंज नहीं करते। जैसे उसका टेस्ट हो गया तो उन प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज नहीं करते, बस उसको थोड़ा गाढ़ा कर देते हैं। ये इंक्रीज़ कर देते हैं स्टेबिलिटी। और ये है, ये हमें चाहिए क्यों? हमें क्यों चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट थोड़ा विस्कस बन जाए या थोड़ा गाढ़ा बन जाए? तो अगर हम प्रोडक्ट को गाढ़ा बना देते हैं तो जो पैलेटेबिलिटी होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है और पोरेबिलिटी जो होती है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट पढ़ेंगे विस्कोसिटी बिल्डर के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस क्या होते हैं इसके? अगर हमने विस्कोसिटी बढ़ा दी किसी भी प्रोडक्ट की तो उसमें क्रिस्टल ग्रोथ नहीं हो सकती। अगर हमने विस्कोसिटी बढ़ा दी तो जो फिजिकल स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है, मतलब जो भी डोसेस फॉर्म है वो बहुत दिन में ख़राब होगी, उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज़ हो जाती है। अगर है कि अगर हमने विस्कोसिटी बढ़ा दी तो ये रोक देते हैं मेटा स्टेबल क्रिस्टल को स्टेबल क्रिस्टल के अंदर। तो स्टेबल क्रिस्टल नहीं चाहिए होते ना, हमें थोड़े ना चाहिए हमारी फॉर्मुलेशन के अंदर स्टेबल क्रिस्टल बन जाएं जो अगर हम उनको शेक भी करें तो वो डिज़ोल्व ना हो पाए। हमें कौन से चाहिए होते हैं? मेटा स्टेबल क्रिस्टल, मतलब क्रिस्टल तो बन जाएँ लेकिन जैसे ही हम अपने कंटेनर को पकड़ के शेक करें तो वो जितने भी क्रिस्टल्स बने हुए हैं वो डिज़ोल्व हो जाएं। नेक्स्ट पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं विस्कोसिटी बिल्डर के। तो अगर हम बहुत ज़्यादा विस्कोसिटी इंक्रीज़ कर देते हैं तो रीडिस्पर्सिबिलिटी जो होती है सेडिमेंट की वो कम हो जाती है। जैसे जो हमारे पास सस्पेंशन है, अगर हमने विस्कोसिटी इंक्रीज़ कर दी, बहुत गाढ़ा हो गया प्रोडक्ट, तो क्या होगा? सस्पेंशन के जो पार्टिकल हैं वो नीचे बैठ जाएंगे और अगर हम उनको दोबारा से पूरे जो हमारा सस्पेंशन है उसमें मिलाना चाहेंगे तो क्योंकि गाढ़ा है ना हमारा प्रोडक्ट तो वो अच्छे से रीडिस्पर्स नहीं हो पाएंगे, क्योंकि गाढ़ा है ना तो पार्टिकल ऊपर तक आ ही नहीं पाएंगे हाईली विस्कस अगर होगा तो। इसीलिए बहुत ज़्यादा विस्कस भी नहीं करना है। जो हाई विस्कोसिटी होती है वो एब्जॉर्प्शन को भी रिटार्ड कर देती है, क्योंकि जब विस्कस जो प्रोडक्ट होगा वो जो पार्टिकल हैं उसके अंदर उनको इंटेस्टाइन के वॉल तक जाने ही नहीं देगा। जो हाई विस्कोसिटी होती है वो हैंडलिंग करने में भी प्रॉब्लम करती है मटेरियल को जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उस टाइम पे। नेक्स्ट पढ़ेंगे आइडियल प्रॉपर्टीज़। तो आइडियल प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे वही हैं 7 जो हम सबके अंदर पढ़ते हैं। यहाँ पर विस्कोसिटी बिल्डर के एग्जाम्पल तो ये सारे के सारे वही हैं जो अभी आपने बाइंडर के अंदर पढ़े हैं, तो आप एक के अंदर याद करोगे मतलब सबके अंदर याद हो ही जाएंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे नेचुरल डिसइंटीग्रेंट के बारे में। अब ये जो डिसइंटीग्रेंट है ये इनकी हमें नीड क्यों होती है? तो देखो जैसे ये होता है टैबलेट। अब ये जो टैबलेट है ये किसी ने खाया और ये कहाँ चला गया? उसके स्टमक के अंदर या उसकी इंटेस्टाइन के अंदर चला गया, स्टमक या इंटेस्टाइन के अंदर चला गया।
तो ये जो टैबलेट है ये एब्जॉर्ब होना है ना बॉडी के अंदर, तो इस टैबलेट को क्या होना पड़ेगा स्टमक या इंटेस्टाइन के अंदर, इसको ऐसे पार्टिकल मतलब ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट होना पड़ेगा। और जो टैबलेट है उसको ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट होने को ही हम क्या बोलते हैं, डिसइंटीग्रेंट बोलते हैं। और जो डिसइंटीग्रेंट होते हैं ये हम ऐड कर देते हैं ग्रेंट, डिसइंटीग्रेंट होते हैं, इनको हम ऐड करते हैं टैबलेट फॉर्मुलेशन में, ताकि जो हमारा टैबलेट है वो स्टमक या इंटेस्टाइन में जाके ये जो पार्टिकल हैं या जो ग्रेन्यूल्स हैं इनमें कन्वर्ट हो जाए और अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए बॉडी के अंदर। अब यहाँ पर देख लेते हैं जो नेचुरल डिसइंटीग्रेंट होते हैं ये ऐड करे जाते हैं टैबलेट फॉर्मुलेशन के अंदर, क्यों, ताकि वो ब्रेकअप कर दें टैबलेट के पार्टिकल्स का स्मॉलर फ्रेगमेंट में या स्मॉलर पार्टिकल्स में, जिनको हम क्या बोलते हैं, ग्रेन्यूल्स बोलते हैं, एक्वस एनवायरनमेंट के अंदर। तो एक्वस एनवायरनमेंट कहाँ मिलेगा, स्टमक या इंटेस्टाइन के अंदर। अगर ये स्मॉल फ्रेगमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं उससे होता क्या है, जैसे मैं बता रही थी, इंक्रीज़ हो जाती है अवेलेबिलिटी सरफेस एरिया की, जिसकी वजह से रिलीज़ बढ़ जाता है सब्सटेंस का, मतलब उसकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट देखेंगे एग्जाम्पल डिसइंटीग्रेंट के, जैसे अकेशिया स्टार्च और माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज हो गया। आइडियल प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये आपको पता ही हैं, वही हैं जो आप अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ये विस्कोसिटी बिल्डर है, क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट करके ही कर दिया है, तो यहाँ पर आपको क्या लिख लेना है, हम नेचुरल डिसइंटीग्रेंट के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पर आप ये जो विस्कोसिटी बिल्डर है आप इसकी जगह पे क्या लिख लेना, इसकी जगह लिख लेना डिसइंटीग्रेंट, ऐसे लिख लेना डिसइंटीग्रेंट, ऐसे लिख लेना, क्योंकि सेम ही प्लांट हैं तो यहाँ पर अभी आपको पढ़ाने की तो नीड नहीं है, सेम प्लांट है वही जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं अभी तक। नेक्स्ट पढ़ेंगे जो डाइलुएंट्स होते हैं उनके बारे में, जो हर्बल एक्सिपिएंट की तरह यूज़ होते हैं। तो डाइलुएंट जो होते हैं हम उनको बेसिकली यूज़ क्यों करते हैं, जैसे टैबलेट होता है पैरासीटामोल का 400 mg का, पर पैरासीटामोल की टैबलेट को कभी वे करके देखना, वो तो कम से कम 2-3 ग्राम निकलेगी, पर उसमें पैरासीटामोल तो 400 mg ही होता है ना। तो ये जो इतना सारा वेट है ये आया कहाँ से, ये आया डाइलुएंट को ऐड करके। तो डाइलुएंट जो होते हैं ना इसको हम बेसिकली ऐड करते हैं अपने टैबलेट के अंदर, उसका वेट को इंक्रीज़ करने के लिए, और भी चीज़ों के लिए करते हैं पर मेन तो फोकस होता है उसके वेट के ऊपर। जो डाइलुएंट होता है उसको हम ऐड करते हैं टैबलेट फॉर्मुलेशन के अंदर सेकेंडरी रीज़न के लिए, जैसे कि ये प्रोवाइड करता है बेटर टैबलेट की प्रॉपर्टीज़, और वो प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं, तो ये प्रोवाइड करता है इम्प्रूव्ड कोहेसन। कोहेसन का मतलब क्या होता है, जो टैबलेट के पार्टिकल हैं उनके बीच में उनकी बाइंडनेस को बढ़ाता है। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि ये अलाउ करता है डायरेक्ट कंप्रेशन मैन्युफैक्चरिंग को, मतलब अगर टैबलेट के अंदर बिना बाइंडिंग एजेंट को ऐड करे भी अगर हम कंप्रेशन कराना चाहते हैं तो वो भी करा सकते हैं, अगर डाइलुएंट को ऐड करा है तो, मतलब ज़्यादा डाइलुएंट ऐड कर लिया है तो। ये एनहेंस करता है फ्लो को और एडजस्ट करता है वेट टैबलेट का, मतलब जो मैं बता रही थी आपको मेन पर्पस तो डाइलुएंट का वही होता है कि ये टैबलेट के वेट को बढ़ाने के लिए यूज़ करे जाते हैं। ये सपोर्ट नहीं करते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ को, क्योंकि जो डाइलुएंट होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं कि उनके अंदर माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होती है, तो अगर हमने टैबलेट के अंदर इनको इनकॉर्पोरेट करा है तो वहाँ भी माइक्रोबियल ग्रोथ ऐड नहीं होगी, इसीलिए ये माइक्रोबियल लोड जो होता है उसको भी कम कर देते हैं। एग्जाम्पल की बात करें अगर डाइलुएंट की, तो लैक्टोज हो गया, डायरेक्ट कंप्रेसिबल स्टार्च हो गया, डेक्सट्रोज हो गया, सॉर्बिटॉल हो गया, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज हो गया, डाई बेसिक कैल्शियम फॉस्फेट डिहाइड्रेट हो गया, तो ये एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर नेचुरल डाइलुएंट की। नेचुरल डाइलुएंट क्या होते हैं, तो नेचुरल डाइलुएंट मतलब नेचुरल सोर्स से मिलते हैं, और जो आइडियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं नेचुरल डाइलुएंट की वो कौन कौन सी होती हैं, तो जो पीछे दी हुई हैं आप वो भी लिख सकते हैं, वैसे ये भी वही ही हैं, इसमें 1-2 चेंजेस हैं, जैसे कि ये रिएक्ट नहीं करने चाहिए अदर इंग्रेडिएंट के साथ, तो ये वाली प्रॉपर्टीज़ वहाँ पर है ऑलरेडी। फिर ये इनकी कोई भी फिजियोलॉजिकल या फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम इसको इसकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए थोड़ी यूज़ कर रहे हैं, हम तो सिर्फ इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि ये वेट बढ़ा दे बस टैबलेट का। नेक्स्ट देखेंगे कि ये इनकी कंसिस्टेंट फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, मतलब जब इनको हम फॉर्मुलेशन में ऐड करें तो ये अपनी फिजिकल और केमिकल फॉर्म में ही रहने चाहिए, ये डिग्रेड नहीं होने चाहिए।
ये ना तो प्रमोट करने चाहिए और ना ही कंट्रीब्यूट करने चाहिए सेग्रीगेशन ऑफ ग्रेन्यूलेशन का, मतलब सेग्रीगेशन नहीं होना चाहिए ग्रेन्यूल्स का इनको ऐड करने के बाद में। नेक्स्ट देखेंगे कि जब भी बल ड्रग्स के पाउडर को मिल करते हैं उसके पार्टिकल साइज़ को रिड्यूस करने के लिए, तो ये उसके पार्टिकल साइज़ के साथ में मैच करने चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि डाइलुएंट जो हैं वो अलग पार्टिकल साइज़ के हैं और जो हमारे हर्बल ड्रग है वो अलग पार्टिकल साइज़ का है, एक ही पार्टिकल साइज़ होना चाहिए सबका। अब हम फर्स्ट पढ़ते हैं डाइलुएंट लैक्टोज। लैक्टोज जो होता है इसको सबसे ज़्यादा यूज़ करा जाता है एज डाइलुएंट। और जो लैक्टोज होता है, जैसे आपको पता ही है, मिल्क के अंदर होता है लैक्टोज शुगर, तो ये ऑब्टेन होता है मिल्क ऑफ मैमल्स से। ये नेचुरल डाइसेकेराइड होता है और इसके अंदर कौन कौन से दो मोनोसेकेराइड होते हैं, तो एक गैलेक्टोज होता है और एक ग्लूकोज होता है। जो लैक्टोज होता है ये वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है जिसमें कोई ओडर नहीं होता है और इसका स्वीट टेस्ट होता है। जो लैक्टोज होता है वो यूज़ होता है सुक्रोज के साथ में प्रिपेयर करने के लिए शुगर कोटिंग सॉल्यूशन, क्योंकि लैक्टोज हो गया डाइलुएंट और सुक्रोज हो गया जो स्वीटनेस इम्पार्ट करेगा। तो हम जो शुगर कोटिंग होती है टैबलेट के ऊपर, जो भी टैबलेट बिटर टेस्ट की होती हैं उनके ऊपर शुगर कोटिंग करनी होती है ना, तो ये उसके लिए भी यूज़ होता है। ये डायरेक्ट कंप्रेशन ग्रेड का जो लैक्टोज होता है वो भी अवेलेबल होता है। तो अगर हम बिना बाइंडिंग एजेंट ऐड करे भी टैबलेट बनाना चाह रहे हैं तो हम लैक्टोज को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैनिटॉल। जो मैनिटॉल होता है वो स्वीटनिंग एजेंट भी होता है साथ में, और इसको हम डाइलुएंट की तरह भी यूज़ करते हैं। ये एब्जॉर्ब नहीं होता है जीआईटी से, तो ये इसकी एक बहुत अच्छी बात होती है। जीआईटी से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें मुंह में तो स्वीट टेस्ट दे देगा लेकिन ये एब्जॉर्ब नहीं होगा ब्लड में, मतलब जो डायबिटीज़ है उसको भी नहीं इंक्रीज़ करेगा, जैसे ग्लूकोज का लेवल है उसको ब्लड में इंक्रीज़ नहीं करेगा। जो मैनिटॉल होता है वो एक अच्छा डाइलुएंट होता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे डेक्सट्रोज के बारे में। जो डेक्सट्रोज होता है उसको हम डाइलुएंट की तरह यूज़ करते हैं लिक्विड फॉर्म में। जैसे जो इंजेक्शंस होते हैं, जितने भी इंजेक्शंस हैं आपने देखे होंगे, बहुत सारे इंजेक्शन ऐसे होते हैं जो बहुत गाढ़े गाढ़े होते हैं, तो वो जो गाढ़े वाले इंजेक्शन हमें बनाने होते हैं उनमें हम डेक्सट्रोज को ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे सॉर्बिटॉल के बारे में। जो सॉर्बिटॉल होता है वो मैनिटॉल का ही आइसोमर होता है। जो अभी आपने यहाँ पर मैनिटॉल पढ़ा है ये इसी का ही आइसोमर होता है, मतलब इसकी ऐसी ही प्रॉपर्टीज़ होंगी जैसी मैनिटॉल की होती हैं। ये यूज़ होता है एज ह्यूमेक्टेंट, प्लास्टिसाइज़र, स्वीटनिंग एजेंट टैबलेट के अंदर और कैप्सूल के अंदर। अगर हम इसकी फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो जो सॉर्बिटॉल है वो टैबलेट डाइलुएंट की तरह यूज़ होता है वेट ग्रेनुलेशन में और ड्राई कंप्रेशन फॉर्मुलेशन में, दोनों ही जगहों पे। नेक्स्ट देखेंगे डायरेक्टली कंप्रेसिबल स्टार्च के बारे में। तो जो डायरेक्टली कंप्रेसिबल स्टार्च है, स्टार्च मतलब मैंने आपको पूरे ऊपर भी बताया था कि ये हमें मेज से ऑब्टेन होता है, वीट से ऑब्टेन होता है, पोटैटो से ऑब्टेन होता है और राइस से ऑब्टेन होता है। ये जो स्टार्च है ये ट्रेडिशनली यूज़ होता है एज डाइलुएंट। ये जो स्टार्च होता है वो डिसइंटीग्रेशन एड की तरह भी काम करता है, जैसे आपने ऊपर स्टार्च भी पढ़ा था डिसइंटीग्रेटर में एंड बाइंडर वाले टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट हम यहाँ पर पढ़ेंगे कन्वेंशनल हर्बल फॉर्मुलेशन के बारे में। तो जैसे कि मैंने बताया था कि कन्वेंशनल हर्बल फॉर्मुलेशन जो है ये भी एक अच्छा टॉपिक है, ये भी आ सकता है एग्ज़ाम के अंदर क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम पढ़ेंगे हर्बल फॉर्मुलेशन क्या होते हैं और फिर हम पढ़ेंगे कि कन्वेंशनल हर्बल फॉर्मुलेशन क्या होते हैं। हर्बल फॉर्मुलेशन, हर्बल मतलब प्लांट और फॉर्मुलेशन मतलब फॉर्मुलेशन। तो जब भी हम कोई भी फॉर्मुलेशन हर्बल को यूज़ करके मतलब प्लांट को यूज़ करके बनाते हैं उसी को ही हम हर्बल फॉर्मुलेशन बोलते हैं। तो एक डोसेज फॉर्म जिसके अंदर क्या क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा हर्ब या प्रोसेस्ड हर्ब्स होती हैं। हर्ब्स मतलब यहाँ पर आप नेचुरल ड्रग भी लिख सकते हो। हर्ब्स या प्रोसेस्ड हर्ब होती हैं उनकी स्पेसिफाइड क्वांटिटी के अंदर, और ये क्या करते हैं जब हम एक डोसेज फॉर्म बना लेते हैं तो इनकी स्पेसिफिक न्यूट्रिशनल और कॉस्मेटिक बेनिफिट्स होते हैं और अदर बेनिफिट भी हो सकते हैं। जैसे ये डिसीज़ को डायग्नोस करने के लिए यूज़ करते हैं, डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं, मिटिगेट करने के लिए डिसीज़ को यूज़ करते हैं ह्यूमंस के अंदर और एनिमल्स के अंदर, और ये ऑल्टर कर देते हैं फिजियोलॉजी ह्यूमन बीइंग की एंड एनिमल्स की। तो ड्रग हम उसी को तो बोलते हैं जो फिजियोलॉजी को चेंज कर दे, वही ड्रग होती है। नेक्स्ट देखेंगे कन्वेंशनल हर्बल फॉर्मुलेशन के बारे में।
जो कन्वेंशनल हर्बल फॉर्मुलेशन होते हैं ना, वो भी हर्बल फॉर्मुलेशन ही होते हैं, बस ये थोड़ा सा एडवांसमेंट होता है हर्बल फॉर्मुलेशन का। जैसे जो हर्बल फॉर्मुलेशन होते हैं ना, हम बस यहाँ पे या तो पाउडर यूज़ कर लेते हैं या तो एक्सट्रैक्ट यूज़ कर लेते हैं बस। लेकिन जो कन्वेंशनल हर्बल फॉर्मुलेशन होते हैं, इनमें हम जो ड्रग होता है उसको हाईली प्रोसेस्ड बना लेते हैं और उसके बाद उसकी फॉर्मुलेशन बनाते हैं। जैसे जो हर्बल कन्वेंशनल हर्बल प्रिपरेशन है, वो हर्बल सब्सटेंस का ट्रीटमेंट करके बनाई जाती हैं। अब उनका ट्रीटमेंट कैसे कैसे करेंगे, तो या तो उनका एक्सट्रैक्शन निकाल लिया, या उनका डिस्टिलेशन कर लिया, उनका एक्सप्रेशन कर लिया, फ्रैक्शनेशन कर लिया, प्यूरिफिकेशन कर लिया और कंसंट्रेशन कर लिया उनके फर्मेंटेशन का। तो ये वाली सारी की सारी चीज़ों को करने के बाद में जो हमें लिक्विड ऑब्टेन होता है, उस लिक्विड के साथ अगर हमने हर्बल फॉर्मुलेशन बनाई है तो हम उसको कन्वेंशनल फॉर्मुलेशन बोलते हैं। इसके अंदर पाउडर्ड सब्सटेंस भी हो सकते हैं, टिंचर भी हो सकते हैं, एक्सट्रैक्ट भी हो सकते हैं, एसेंशियल ऑयल्स भी हो सकते हैं, एक्सप्रेस्ड जूस भी हो सकते हैं और प्रोसेस्ड एक्सुडेट्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम, जो भी हर्बल प्रिपरेशन होती हैं उनको ना उनके एडवांसमेंट के बेसिस पे 3 में डिवाइड करा गया है। जैसे फर्स्ट है आयुर्वेदिक हर्बल फॉर्मुलेशन। तो ये जो आयुर्वेदिक हर्बल फॉर्मुलेशन है, ये वो हर्बल फॉर्मुलेशन है जिनको पुराने टाइम में यूज़ करते थे, अभी भी यूज़ करते हैं, पर पुराने टाइम में ही इनको बनाने का मेथड डेवलप हो गया था। जैसे अगर हम आयुर्वेदिक हर्बल फॉर्मुलेशन की बात करें, सॉलिड डोसेज फॉर्म के अंदर कौन कौन से आते हैं, गुटिका एंड चूर्ण। तो गुटिका हम बोलते हैं टैबलेट को और चूर्ण बोलते हैं चूर्ण को या पाउडर को। नेक्स्ट देखेंगे सेमी सॉलिड प्रिपरेशन कौन सी होती हैं, तो अवलेहा एंड घृता, ये हो गई सेमी सॉलिड प्रिपरेशन। और नेक्स्ट देखेंगे लिक्विड प्रिपरेशन कौन सी होती हैं आयुर्वेदिक, तो आसव, अरिस्टा और तेला, ये होती हैं लिक्विड प्रिपरेशन। अब ये हो गई वो जो पुराने टाइम में यूज़ करी जाती थी। अब वैसी वाली फॉर्मुलेशन के बारे में पढ़ेंगे जो अभी यूज़ करी जाती हैं, और ये इनका जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी टाइम पहले हो चुका है ऑलरेडी। जैसे 30-40 साल पहले से ही ये बन रही हैं, जबकि आयुर्वेदिक तो बहुत हज़ारों सालों पहले से ही बन रही हैं। पर ये जो सेकंड वाला टाइप है, ये अभी 30-40 साल पहले से बनना स्टार्ट हुआ है, और उनको हम बोलते हैं कन्वेंशनल हर्बल फॉर्मुलेशन। जैसे कि टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, जेल हो गया, हर्बल क्रीम्स हो गए, लोशन हो गए, पेस्ट हो गए और शैम्पू हो गए, सारे के सारे हर्बल हैं, ये ध्यान रखना। हर्बल लोशन, हर्बल पेस्ट, हर्बल शैम्पू। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे जो सबसे ज़्यादा एडवांस हर्बल फॉर्मुलेशन है, जिसको हम नोवल फॉर्मुलेशन बोलते हैं। जैसे कि नैनो पार्टिकल, नैनो कैप्सूल, लाइपोसोम, फाइटोसोम, नैनो इमल्शन, ट्रांसफेरोसोम एक्सेट्रा। इसके अंदर आप एक पढ़ोगे भी, ये फाइटोसोम वाला जो है ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आगे आप यहीं पर ही पढ़ोगे भी अभी। नेक्स्ट देखेंगे एडवांटेजेस हर्बल फॉर्मुलेशन के। तो जो हर्बल फॉर्मुलेशन होती हैं वो हाई और जो हर्बल फॉर्मुलेशन होते हैं वो हमें हाई, लो और मिनिमम कॉस्ट सब पे मिल सकते हैं। ये डिपेंड करता है आप कौन सा हर्बल फॉर्मुलेशन ले रहे हैं। ये कंप्लीट करते हैं एक्सेसिबिलिटी को, ये एनहेंस करते हैं टॉलरेंस को, ये ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, इनके कम साइड इफ़ेक्ट होते हैं, और पोटेंसी और एफिशिएंसी जो होती है हर्बल फॉर्मुलेशन की वो ज़्यादा होती है। डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो ये रैपिड क्योर नहीं प्रोवाइड करा सकते। ऐसे नहीं होता ना हर्बल फॉर्मुलेशन के साथ कि आपने अभी लिया और अभी आपकी बीमारी ठीक हो गई। इनको टाइम लगता है बीमारी को ठीक करने के लिए। उसके बाद में अगर आप ये चाह रहे हो कि मैं घर पे ही, प्लांट का ही तो ड्रग बनाना है, तो मैं घर पे ही बना के पी लेता हूँ, तो उससे क्या होता है, आपको डोज नहीं पता होता अच्छे से अगर आप फिजिशियन नहीं हैं तो, और आप अगर अपने आप ही सेल्फ डोजिंग कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप ज़्यादा अमाउंट में ले लें किसी पोटेंट ड्रग को। जैसे दतूरा हो गया, उसका अगर ज़्यादा अमाउंट ले लिया तो कोमा में भी जा सकते हैं। नेक्स्ट देखें तो कॉम्प्लेक्सिटी होती है इसके स्टैंडर्डाइजेशन में, क्योंकि स्टैंडर्डाइजेशन मेथड जो हैं वो अच्छे से अभी डेवलप नहीं हुए हैं। अब यहाँ पर ना हम 2 हर्बल फॉर्मुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, हर्बल सिरप के बारे में एंड हर्बल टैबलेट के बारे में। तो पहले पढ़ लेते हैं हर्बल सिरप क्या होते हैं। हर्बल सिरप जो होते हैं वो बनाए जाते हैं डिज़ोल्व करके हर्बल एक्सट्रैक्ट को या फिर हर्बल डिकॉक्शन को हनी, सुक्रोज या फिर कोई अदर स्वीटनिंग एजेंट के साथ ऐड करके। जैसे जो सिरप होते हैं वो मीठे होते हैं ना,
जैसे तुलसी का भी सिरप आता है तो उसके अंदर तुलसी क्या हो गई, हर्बल एक्सट्रैक्ट हो गई, और वो मीठा होता है तो मीठे के लिए हम उसके अंदर क्या डालते हैं, हनी डाल दिया, सुक्रोज डाल दिया, या और कोई भी स्वीटनिंग एजेंट डाल दिया। सिरप जो होते हैं वो एक्वस प्रिपरेशन होती हैं और ये इनका स्वीट टेस्ट होता है इनके अंदर, और विस्कस कंसिस्टेंसी होती है। विस्कस कंसिस्टेंसी मतलब ये गाढ़े होते हैं। जो सिरप होते हैं उनके अंदर एरोमेटिक और फ्लेवरिंग एजेंट भी ऐड कर देते हैं। तो ये हम क्यों ऐड कर देते हैं, ताकि सिरप के अंदर खुशबू भी आए। कोई भी एक्वस प्रिपरेशन के अंदर हम कोई मेडिसिनल सब्सटेंस ऐड कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं मेडिकेटेड सिरप। मतलब अगर हमने कोई भी मेडिसिनली एक्टिव एजेंट ऐड कर दिया सिरप के अंदर तो वो अभी क्या हो गया, मेडिकेटेड सिरप हो गया। नेक्स्ट देखेंगे प्रिपरेशन सिरप की। जो सिरप की प्रिपरेशन है उसको 4 स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है। स्टेज 1 के अंदर हम वाइकल सॉल्यूशन बनाते हैं। वाइकल सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, जो हमें स्वीट सॉल्यूशन बनाना है ना उसको वाइकल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो हम वाइकल लेंगे इसके अंदर, जैसे सुक्रोज का सॉल्यूशन हो गया, और उसके अंदर पानी डाल देंगे जितना भी हमें डालना है, ये बन जाता है वाइकल सॉल्यूशन। जो सेकंड स्टेज है वो है प्रिपरेशन ऑफ एक्टिव सॉल्यूशन। एक्टिव सॉल्यूशन मतलब जिस भी चीज़ का आपको सिरप बनाना है, आपको तुलसी का बनाना है तो एक्टिव सॉल्यूशन किसका बनाओगे, तुलसी का। अगर आपको जिंजर का बनाना है तो एक्टिव सॉल्यूशन क्या हो गया, जिंजर हो गया। और अगर आपको मुलेठी का बनाना है तो एक्टिव सॉल्यूशन क्या हो गया, मुलेठी का सॉल्यूशन हो गया। तो अब ये जो एक्टिव सॉल्यूशन है इसको हम कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पर हम विस्कोसिटी एनहेंसर लेते हैं, जो आपने पीछे पढ़े थे अभी, गम्स यूज़ करते हैं विस्कोसिटी एनहेंसर की तरह। उसके अंदर हम प्यूरिफाइड वाटर ऐड कर लेते हैं, और प्यूरिफाइड वाटर ऐड करने के बाद में जो हमने विस्कोसिटी एनहेंसर डाला है ना, वो क्या करता है, हम इसको रूम टेम्परेचर पे ऐसे ही छोड़ देते हैं तो ये एक गाढ़ा सा सॉल्यूशन बन जाता है। अब ये जो विस्कस सॉल्यूशन बना इसको हम हीट कर लेते हैं 80 डिग्री टेम्परेचर पे 1 आवर के लिए। अब ये जो हमारे पास यहाँ पर सॉल्यूशन बना, जो हीटिंग करने के बाद में हमने कूल कर लिया, वो जो सॉल्यूशन आया इसमें हम ऐड करते हैं अपना एक्टिव सॉल्यूशन। एक्टिव सॉल्यूशन मतलब प्लांट का जो एक्सट्रैक्ट है वो, यहाँ पर हम इसमें वो ऐड कर लेते हैं और यहाँ पर ये बन जाता है एक्टिव सॉल्यूशन। नेक्स्ट जो थर्ड स्टेज आती है वो आती है फ्लेवर के सॉल्यूशन की। जैसे सिरप के अंदर हम फ्लेवरिंग एजेंट भी डालते हैं, तो अगर हमें वो भी डालना है तो यहाँ पर फ्लेवरिंग एजेंट लेंगे, जैसे कि पेपरमेंट ऑयल हो गया, उसको वाइकल के अंदर डालेंगे। जैसे प्रोपाइलिन ग्लाइकोल चूज़ कर लिया एज वाइकल, ये बन जाता है फ्लेवर सॉल्यूशन। अब स्टेप 4 में क्या आता है, ये फाइनल स्टेप होता है, और इसमें क्या होता है, ये जो तीनों है ना, आपको इन तीनों को मिक्स करना है, और तीनों को मिक्स करना है तो वो इसी ऑर्डर में ही करना है। सबसे पहले आपने वाइकल सॉल्यूशन बनाया था ना, तो एक कंटेनर लीजिए और इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या डालना है, ये वाइकल सॉल्यूशन ही डालना है। फर्स्ट नंबर पे बनाया था, फर्स्ट नंबर पे इसको डाल दीजिए। सेकंड नंबर पे आपको क्या डालना है, ये जो एक्टिव सॉल्यूशन है इसको डालना है आपको सेकंड नंबर पे। और थर्ड नंबर पे आपने क्या बनाया था, फ्लेवर सॉल्यूशन, तो थर्ड नंबर पे डाल दीजिए फ्लेवर सॉल्यूशन। फोर्थ स्टेप में यही ही होता है। ऐसे डालने के बाद में क्या बन जाता है, जो आपका ये है सिरप है ये बन जाता है। यहाँ पे ये फ्लेवर सॉल्यूशन सिरप में क्या लिख रहा है, सबसे पहले आपने क्या ऐड करा, वाइकल, और सेकंड नंबर पे क्या ऐड करा, एक्टिव सॉल्यूशन, और थर्ड नंबर पे क्या ऐड करा, फ्लेवरिंग सॉल्यूशन, और ये बन गया आपका हर्बल सिरप। अब नेक्स्ट देखेंगे इवैल्यूएशन पैरामीटर्स सिरप के। तो हमने सिरप बना लिया, अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये ख़राब है, सही है, या फिर इसके अंदर माइक्रोबियल ग्रोथ तो नहीं हो गई है, क्योंकि हमने इसमें सुक्रोज का सॉल्यूशन भी डाला है ना, मीठा भी बनाया है, तो माइक्रोब्स तो आ भी सकते हैं मीठे के अंदर। तो इसीलिए हमें यहाँ पर इवैल्यूएशन पैरामीटर्स करने होते हैं, मतलब जो हमने सिरप बनाया है वो ठीक बनाया या नहीं बना है वो चेक करने के लिए। तो सबसे पहले हम कलर एग्जामिनेशन करते हैं। इसके लिए हम 5 ml सिरप लेंगे और उसको वॉच ग्लास के अंदर देखेंगे, और वाइट बैकग्राउंड के अंदर वाइट ट्यूबलाइट जला के अच्छे से, तो इससे हमें जो कलर है वो अच्छे से दिख जाएगा, इवन नेकेड आई से भी। नेक्स्ट देखेंगे ओडर एग्जामिनेशन। ओडर एग्जामिनेशन के लिए हम 2 ml सिरप लेंगे और इसको स्मेल करेंगे इंडिविजुअली। जितने भी सिरप बनाए हैं हमने 1 2 3 4 जितने भी सिरप बनाए हैं। अब हमें यहाँ पर ध्यान देने वाली क्या बात है, जैसे आपने फर्स्ट वाला सिरप को स्मेल कर लिया, उसके बाद में आप सेकंड वाले को भी तुरंत स्मेल नहीं करोगे। इन दोनों के बीच में 2 मिनट का डिफरेंस होना चाहिए। वैसे ही जब सेकंड वाला स्मेल कर लिया तो सेकंड और थर्ड के बीच में 2 मिनट का डिफरेंस होना चाहिए। डिफरेंस क्यों होना चाहिए, ये इसलिए होना चाहिए ताकि
बाकी जो आपने फर्स्ट वाला स्मेल किया था उसकी ओडर अभी भी आपके ब्रेन में होगी ना, तो वो ब्रेन से आउट हो जाए, ब्रेन से चली जाती है 2 मिनट के बाद। तो इसीलिए आपको 2-2 मिनट के इंटरवल पे सारे के सारे जो सिरप हैं उनको स्मेल करना है इंडिविजुअली। नेक्स्ट देखेंगे टेस्ट एग्जामिनेशन। तो टेस्ट एग्जामिनेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक पिंच ले सकते हैं सिरप का और उसको खुद ही टेस्ट करके देख सकते हैं कि ये ठीक बना है या नहीं बना है। और नेक्स्ट आता है पीएच। तो पीएच किससे मेज़र कर सकते हैं, डिजिटल पीएच मीटर से उसका पीएच चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी को किससे डिटरमाइन करते हैं, ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर से। ये जो सिरप था वो फिनिश हो गया है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे टैबलेट के बारे में। तो जो टैबलेट होती हैं वो सॉलिड प्रिपरेशन होती हैं जिनमें हर्बल एक्सट्रैक्ट का पाउडर, प्लांट का पाउडर या ग्रेन्यूल्स जो होते हैं उनको ब्लेंड कर देते हैं एक्सिपिएंट्स के साथ में और एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड कर देते हैं जो भी हमारा टैबलेट होता है उसको। जैसे टैबलेट के शेप भी आपने देखे होंगे, डिफरेंट डिफरेंट आते हैं, कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, कोई रेक्टेंगुलर होता है, कोई राउंड होता है। तो जैसे भी हमें शेप चाहिए वो शेप प्रोवाइड करा देते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे जो टैबलेट है उसके एडवांटेज और उसके डिसएडवांटेज के बारे में। तो टैबलेट या फिर जो हर्बल टैबलेट होते हैं वो यूनिट डोसेस फॉर्म होते हैं और इनमें ग्रेटेस्ट डोज प्रेसिजन होता है। मतलब जो टैबलेट होती हैं उनमें जो आपने डोज बनाया है वही ही डोज जाता है टैबलेट के अंदर, बाकी अदर फॉर्मुलेशन की तरह नहीं होता। इनकी जो कॉस्ट होती है वो सबसे ज़्यादा होती है अगर हम जितने भी ओरल डोसेस फॉर्म होते हैं उनके साथ कंपेयर करें। जैसे सिरप जो होते हैं वो महंगे आते हैं एज़ कम्पेयर टू टैबलेट। ये लाइटर होते हैं और कॉम्पैक्ट होते हैं तो इनको आसानी से ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा ईजीनेस रहती है। ईजी और चीपेस्ट पैकेजिंग भी होती है इनकी, तो आपको कुछ नहीं करना होता, पैकेजिंग मैटर भी इसका बहुत चीप आ जाता है। ये स्वेलो करने के लिए बहुत इजी होते हैं और जो बिटर टेस्ट होता है कोई भी टैबलेट का तो उसको हम कोटिंग एजेंट के साथ मास्क भी कर सकते हैं। अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो डिफ़िकल्टी हो जाती है स्वेलो करने के लिए चिल्ड्रन के केस में और जो अनकॉन्शियस पेशेंट हैं उनके केस में। अनकॉन्शियस कौन से होते हैं, जो पेशेंट बेहोश हो जाते हैं वो वाले पेशेंट के लिए, चिल्ड्रन के लिए और अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए। अगर नेक्स्ट देखें तो कुछ ड्रग्स जो होती हैं वो कंप्रेस नहीं होती। कंप्रेस होने का मतलब जब हम टैबलेट बनाते हैं डाई और पंच में डाल के तो उनका जो कंप्रेशन है वो हो नहीं पाता है, तो उनका हम टैबलेट नहीं बना सकते। ड्रग्स जो इनकी पुअर वेटिंग और स्लो डिसोल्यूशन प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको भी नहीं बनाते हैं क्योंकि टैबलेट को पेट में जाने के बाद या इंटेस्टाइन में जाने के बाद उसका डिसइंटीग्रेशन और डिसोल्यूशन ही तो होना है। तो अगर डिसइंटीग्रेशन या डिसोल्यूशन नहीं हुआ तो उनका एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा और एब्जॉर्प्शन भी नहीं हुआ तो मतलब वो अपना इफेक्ट नहीं देंगे। जो बिटर टेस्ट होता है ड्रग्स का उसका एनकैप्सुलेशन करने की रिक्वायरमेंट होती है या उनकी कोटिंग करने की रिक्वायरमेंट ये होती है, उनको हम एज इट इज़ नहीं उनका टैबलेट बना सकते। नेक्स्ट पढ़ेंगे टैबलेट का प्रिपरेशन, टैबलेट को कैसे कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जिस भी प्लांट का हमें टैबलेट बनाना है उसका सबसे पहले मिलिंग कर लेंगे। मिलिंग करने का मतलब क्या होता है, उसको पीस लेंगे, उसके पार्टिकल साइज़ को छोटा छोटा कर लेंगे। छोटा छोटा करने के बाद में अभी जितने भी मिल्ड पाउडर हैं, चाहे वो ड्रग के हों मतलब प्लांट के हों, चाहे वो जो हम एक्सिपिएंट ऐड करना चाह रहे हैं जैसे बाइंडिंग एजेंट हो गया, डिसइंटीग्रेंट हो गया, फ्लेवरिंग एजेंट हो गया, स्वीटनिंग एजेंट हो गया, ये हो गए एक्सिपिएंट। तो इनका भी जो पाउडर है वो सबको मिक्स कर लेते हैं। अब एक बाइंडर सॉल्यूशन बनाते हैं और बाइंडर सॉल्यूशन को हम मिक्स कर देते हैं जो ऊपर यहाँ पे हमने मिक्सिंग करी थी ना मिल्ड पाउडर्स की, उसके साथ में। और इसका हम क्या बना लेंगे, बाइंडिंग सॉल्यूशन के साथ में एक सेमी सॉलिड सा मास बना लेंगे और सेमी सॉलिड मास को फिर हम 6 से 12 मैश साइज़ का जो सीव होता है उससे इसको पास करा देंगे। और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पर हमें मिल जाएंगे ऐसे ऐसे ग्रेन्यूल्स। ये ग्रेन्यूल्स मिल गए। अब हम इनको जाके ड्राई कर लेंगे अच्छे से। ड्राई करने के बाद में जब ये ड्राई हो जाते हैं उसके बाद में हम इन ग्रेन्यूल्स को फिर से पास कराएंगे 14 से 20 मैश स्क्रीन साइज़ के सीव में। उसके बाद में ये जो हमारे पास जितने भी ड्राई ग्रेन्यूल्स आए हैं इन सबको मिक्स कर लेंगे और इनके अंदर लुब्रिकेंट्स को ऐड कर लेंगे और उसके बाद में टैबलेट का कंप्रेशन कर लेंगे। मतलब टैबलेट को डाई और पंच में डाल के उसका टैबलेट बना लेंगे।
नेक्स्ट बात करेंगे इवैल्यूएशन की हर्बल टैबलेट्स के। तो सबसे पहला आता है वेट वेरिएशन मेथड। वेट वेरिएशन का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर हमने यहाँ पे बहुत सारे टैबलेट बनाए हैं तो इन सारी की सारी टैबलेट के अंदर सेम वेट होना चाहिए। जैसे अगर एक ड्रग 2 ग्राम की है तो सारी ड्रग 2 ग्राम की ही होनी चाहिए, वो होता है वेट वेरिएशन मेथड कि इनमें वेरिएशन तो नहीं आ रहा है। ऐसा तो नहीं है एक 2 ग्राम की है, दूसरी 1.5 ग्राम की है, तीसरी 1.25 ग्राम की है, ऐसे नहीं होना चाहिए, सबका एक ही वेट होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 20 टैबलेट सेलेक्ट करते हैं रैंडमली और उनका एवरेज वेट निकाल लेते हैं। सेकंड होता है हार्डनेस और फ्राइबिलिटी टेस्ट। तो इन दोनों के लिए भी हम 20 टैबलेट ही सेलेक्ट करते हैं और हार्डनेस टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं फाइजर हार्डनेस टेस्टर और फ्राइबिलिटी चेक करने के लिए यूज़ करते हैं फ्राइबिलेटर टेस्ट एपरेटस। नेक्स्ट जो इवैल्यूएशन पैरामीटर है टैबलेट का वो है उसकी थिकनेस चेक करना। थिकनेस के लिए भी हम 20 टैबलेट लेते हैं और उनका थिकनेस जो होता है उसको चेक कर लेते हैं वर्नियर कैलिपर के थ्रू। नेक्स्ट डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है। तो डिसइंटीग्रेशन टाइम के लिए हमें यहाँ पे 6 टैबलेट सेलेक्ट करने हैं। अब यहाँ पे ना आपको एक चीज़ याद रखने की ज़रूरत है, अभी आपने पीछे जो 3 इवैल्यूएशन पैरामीटर्स देखे हैं उन सबके अंदर 20 टैबलेट लेते हैं, पर डिसइंटीग्रेंट में हम 6 टैबलेट लेते हैं। जैसे आपने ये सुटिक्स के अंदर भी पढ़ा ही होगा, तो आप ये यहाँ पर ये जो कितनी टैबलेट लेनी है इसमें कन्फ्यूज़ मत होना, ये आपको सही लिख के आनी है। 6 टैबलेट सेलेक्ट कर लेते हैं और उनका डिसइंटीग्रेशन टाइम जो है वो चेक कर लेते हैं डिसइंटीग्रेशन एपरेटस के थ्रू। नेक्स्ट इवैल्यूएशन पैरामीटर है डिसोल्यूशन रेट। तो डिसोल्यूशन एपरेटस को यूज़ करते हैं डिसोल्यूशन रेट को डिटरमाइन करने के लिए। और जो डिसोल्यूशन रेट है उसको हम करते क्यों हैं, तो जैसे हमारे पास में सेम प्लांट है, सोचो तुलसी है, तुलसी के 2 टैबलेट हैं और ये 2 टैबलेट जो हैं इनको डिफरेंट कंपनी बनाती है। तो हम इसके अंदर डिसोल्यूशन रेट के अंदर देखते क्या हैं, ये कितनी जल्दी एब्जॉर्ब होगा और ये कितनी जल्दी एब्जॉर्ब होगा। ये अगर जल्दी एब्जॉर्ब हुआ तो ये ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा और ये अगर धीरे धीरे एब्जॉर्ब हुआ तो ये कम एब्जॉर्ब होगा। और ये जो एब्जॉर्प्शन है ज़्यादा और कम, इसका मतलब क्या हुआ, बायो अवेलेबिलिटी से जो ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा उसकी बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी और जो कम एब्जॉर्ब होगा उसकी बायो अवेलेबिलिटी कम होगी। हमें क्या चाहिए, ज़्यादा बायो अवेलेबिलिटी चाहिए ना कोई भी ड्रग की, तो हम इसको कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं डिसोल्यूशन रेट को 2 डिफरेंट कंपनी के बनाए हुए सेम प्लांट के ड्रग्स को कंपेयर करते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट देखेंगे नोवल हर्बल डोसेस फॉर्म के बारे में। ये आपका लास्ट टॉपिक है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। जो नोवल हर्बल डोसेस फॉर्म होती हैं वो बनानी क्यों होती हैं, इनका रीज़न क्या है इनको बनाने का। तो जितने भी प्लांट ड्रग होते हैं ना वो मोस्टली पोलर ही होते हैं, 70 to 80% पोलर होते हैं। पोलर होने की वजह से उनका इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है अच्छे से, क्योंकि इंटेस्टाइन की वॉल तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी हुई होती है ना, वहाँ से जो नॉन पोलर ड्रग हैं वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती हैं, पर जो पोलर ड्रग हैं वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाती हैं। तो अभी हम क्यों बनाते हैं नोवल हर्बल डोसेस फॉर्म, ताकि उनका जो इंटेस्टाइन की वॉल है वहाँ से एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो जाए। जब एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो जाएगा मतलब इसकी बायो अवेलेबिलिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। बहुत सारी हर्बल फॉर्मुलेशन जो होती हैं उनकी लो बायो अवेलेबिलिटी होती है। क्यों होती है, क्योंकि ये पोलर नेचर के होते हैं और एब्जॉर्ब नहीं हो पाते अच्छे से। इंक्रीज़ करने के लिए बायो अवेलेबिलिटी बहुत सारे नोवल डिलीवरी सिस्टम्स बनाए जाते हैं, जैसे कि फाइटोसोम, लाइपोसोम, नायोसोम, जिसमें से आपको अच्छे से पढ़ना है ये वाला फाइटोसोम, आपके सिलेबस में यही ही है। ये जो नोवल डिलीवरी सिस्टम होते हैं ये इंक्रीज़ कर देते हैं रिलीज ड्रग का, यहाँ से एब्जॉर्ब ड्रग का इंटेस्टाइन से ब्लड में, इसीलिए जो बायो अवेलेबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट पढ़ेंगे एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं नोवल हर्बल डोसेस फॉर्म के। तो सबसे पहले तो जैसे कि हम पहले पढ़ रहे हैं कि बायो अवेलेबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए ही बनाए जाते हैं, तो ये इंक्रीज़ कर देते हैं बायो अवेलेबिलिटी हर्बल ड्रग्स की। और नेक्स्ट है कि इनका बेटर थेरापेटिक वैल्यू होती है, क्योंकि बायो अवेलेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी मतलब उसकी थेरापेटिक वैल्यू भी इंक्रीज़ हो जाएगी, जो उसका इफेक्ट है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट है इनके एडवर्स इफेक्ट कम होते हैं, क्योंकि जो देखो यहाँ पर अगर इसकी बायो अवेलेबिलिटी कम है ड्रग की तो इसको हमें ज़्यादा डोज में लेना पड़ेगा ना, और अगर हमने इसको नोवल हर्बल डोसेस फॉर्म में बना लिया तो मतलब इसका डोज भी कम लेना पड़ेगा, और जब डोज कम लेना पड़ेगा तो एडवर्स इफेक्ट अपने आप ही कम हो जाएंगे।
नेक्स्ट है कि ये जो रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसको भी कम कर देता है। तो हम बहुत सारे नोवल डोसेज फॉर्म ऐसे बनाते हैं, जैसे सपोज करो ये हमने यहाँ पर एक लेयर बना ली फॉस्फोलिपिड की और इसके अंदर हमने अपना ड्रग डाल दिया। अब ना हम यहाँ पर ये जो लेयर बनाते हैं ना, ये हम इस तरह से बना देते हैं कि ये धीरे धीरे रिलीज़ हो, जैसे ये 24 घंटे में रिलीज़ हो। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर 3 डोज डाल देंगे, सुबह की भी, दोपहर की भी और शाम की भी। तो ये धीरे धीरे जो लेयर है इसका वो धीरे धीरे यहाँ से डिग्रेड होता रहेगा और धीरे धीरे ड्रग बाहर निकलता रहेगा। तो हमें ये एक ही लेने की ज़रूरत है और ये एक ही लेने पे 3 बार अपने आप ही ड्रग को निकाल देगी ब्लड के अंदर। नेक्स्ट देखेंगे कि जो नॉन कंप्लायंस है पेशेंट की, ये उसको भी कम कर देता है, क्योंकि कोई भी पेशेंट है अगर उसको बार बार टैबलेट लेना अच्छा नहीं लग रहा है तो हम उसको 3 जो डोज हैं पूरे दिन की उसको एक टैबलेट में ही दे सकते हैं, तो उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट है कि ये रिड्यूस करते हैं टॉक्सिसिटी हर्बल ड्रग्स की। अब ये जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फाइटोसोम, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फाइटोसोम के बारे में पढ़ते हैं कि फाइटोसोम क्या होते हैं। तो देखो, फाइटो का मतलब क्या होता है, प्लांट, और सोम का मतलब क्या होता है, सेल लाइक। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक सेल बनाते हैं और इस सेल के अंदर अपने प्लांट को इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। इस सेल के अंदर यहाँ पर ये सेल बनाया और इस सेल के अंदर प्लांट का जो भी एक्सट्रैक्ट है या जो भी पाउडर है उसको हमने इस सेल के अंदर डाल दिया, उसी को ही हम बोलते हैं फाइटोसोम। फाइटोसोम जो होते हैं वो लिटिल सेल लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जिनके अंदर फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, मतलब प्लांट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जो सराउंड होते हैं एक लिपिड की लेयर से। तो ये हो गई एक लिपिड की लेयर जो हमने राउंड राउंड बनाई है। नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रिपरेशन फाइटोसोम्स का। तो फाइटोसोम बनाने के लिए, जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको, जैसे ये हमने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर के अंदर हमने क्या डाला है, अपना जो प्लांट का एक्सट्रैक्ट है उसको डाला है। जैसे हमने प्लांट का पाउडर लिया, प्लांट का पाउडर लेने के बाद में हमने इसको कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट चूज़ कर लिया, जैसे इथेनॉल हो गया वो चूज़ कर लिया है, क्लोरोफॉर्म या पेटीथर, इन सब में से कोई भी एक सॉल्वेंट ले लिया। उसके अंदर हमने अपने प्लांट के पाउडर को लेके और उसको प्रोवाइड करा दी हीटिंग। अब इसका एक्सट्रैक्ट बन जाएगा ना, उस एक्सट्रैक्ट को हमने लेना है और उस एक्सट्रैक्ट को डाल देना है इसके अंदर। ये लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड है और उसके अंदर आपका ड्रग है। अभी क्या करेंगे, अभी हम सेकेंड टाइम पे क्या करेंगे, जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, फॉस्फोलिपिड लेंगे। फॉस्फोलिपिड का भी सॉल्यूशन ही होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर, जैसे क्लोरोफॉर्म और इथेनॉल या फिर पेटीथर जो मैंने यहाँ पर बताए थे वो ही। तो अभी यहाँ पर फॉस्फोलिपिड का सॉल्यूशन लेंगे और फॉस्फोलिपिड का सॉल्यूशन डाल देंगे। फॉस्फोलिपिड का सॉल्यूशन भी डाल दिया। अब क्या करेंगे, अब इसकी ड्राइंग कर देंगे, क्योंकि हमने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लिए हैं ना। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो इवेपरेट हो जाते हैं अपने आप। तो हम अपने आप ही इनको इवेपरेट होने देंगे। तो इसके अंदर जो भी लिक्विड होगा, जैसे यहाँ पर पहले सपोज करो ये प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट थे जो हमने प्लांट का एक्सट्रैक्ट डाला था, और सेकेंड टाइम पे हमने क्या डाला है, फॉस्फोलिपिड। तो ऐसे सपोज करो जो फॉस्फोलिपिड है वो ये हमने इसके अंदर ये फॉस्फोलिपिड भी डाल दिया। तो जब हम इसको ड्राई करेंगे तो ड्राई करने पे ऊपर पानी पानी तो जितना भी है, मतलब लिक्विड लिक्विड जितना भी है, पानी नहीं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, तो जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है वो तो इवेपोरेट हो जाएंगे। अब यहाँ पे ड्राई चीज़ें ही बचेंगी ना, और जब ड्राई चीज़ें बनेंगी तो होता क्या है, जो प्लांट के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उनके ऊपर ये जो हमने ऊपर से फॉस्फोलिपिड डाला था ना, ये फॉस्फोलिपिड ऐसे इसको कवर कर लेता है। जैसे ये सॉल्वेंट इवेपोरेट होता है तो ऐसी वाली स्ट्रक्चर मिल जाती है हमें। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये वही ही है ना। जैसे ही हम इसको ड्राई कर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, हमें ऐसे मिल जाता है। जैसे देखो ये वाला जो है ये हो गया सेल, और इसके अंदर ऐसे जो प्लस लग रहा है ना, ऐसे ऐसे जो लिख रहा है प्लस का साइन, ये प्लस का साइन क्या है, यही तो है प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट। ये ऐसी स्ट्रक्चर बन जाती हैं बहुत सारी, और यही क्या है, इसी को ही हम बोलते हैं फाइटोसोम। ये हो गया प्रिपरेशन। यहाँ से आप इसको पढ़ भी लेना, जो मैंने यहाँ पर बताया यही है पूरा का पूरा। नेक्स्ट पढ़ेंगे एडवांटेजेस फाइटोसोम की, कि फाइटोसोम के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। तो जो फाइटोसोम होते हैं वो इंक्रीज़ कर देते हैं एब्जॉर्प्शन, और एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ करने का मतलब क्या हुआ, उसकी बायो अवेलेबिलिटी इंक्रीज़ हो गई, और बायो अवेलेबिलिटी इंक्रीज़ होने का मतलब क्या हो गया कि उनका थेराप्यूटिक इफेक्ट भी इंक्रीज़ हो गया।
नेक्स्ट है कि एब्जॉर्प्शन जो है एक्टिव प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट का, जब वो इंक्रीज हो गया एब्जॉर्प्शन, तो इसका मतलब क्या होगा, अब हमें डोज कम चाहिए होगी, और डोज कम चाहिए होगी इसका मतलब क्या हुआ कि जो एडवर्स इफेक्ट हैं वो भी कम हो जाएंगे। तो आप ऐसे भी करके और भी इसको इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो फॉस्फेटिडिल कोलिन होता है, ये फॉस्फोलिपिड जो होता है, इसमें हम मोस्टली इसी को ही चूज़ करते हैं, फॉस्फेटिडिल कोलिन को। वो यूज़ होता है फाइटोसोम की प्रिपरेशन के लिए, और ये हिपैटोप्रोटेक्टिव की तरह भी काम करता है, मतलब आपके लिवर को भी ठीक रखेगा। तो बायो अवेलेबिलिटी तो बढ़ा ही रहा है प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट की, साथ में आपके लिवर को भी ठीक रखेगा। नेक्स्ट है कि इसकी बेटर स्टेबिलिटी होती है, इसके अंदर अगर प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट को डालकर बनाते हैं तो प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट जो हैं उनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, मतलब वो कम डिग्रेड होते हैं। लास्ट एडवांटेज है कि जो फाइटोसोम होते हैं वो प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर देते हैं स्किन के अंदर भी, तो हम इसको कॉस्मेटिक्स के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।